एम आई ऑडिबल? हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड को। और यूनिट थर्ड का जो मेन टॉपिक है वो है लैंडिंग एंड एडवांसेस। लैंडिंग एंड एडवांसेस का जो सिंपली जो मेन है, जो हम अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है लोन एंड एडवांसेस। ओके। हाँ, एंडोर्समेंट भी कंप्लीट करवा देंगे। और कल पीपीटी में रह गए थे 2-3 टॉपिक, आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पिछली क्लासेस का भी जो अगर हमारा रह गया हो उसको हम कंप्लीट करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो लेंडिंग एंड एडवांसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेंडिंग एंड एडवांसेस का बेसिकली मेन है, बैंक का एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन में। प्राइमरी फंक्शन में बैंक के दो फंक्शन है, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड सेकंड फंक्शन लेंडिंग एंड एडवांसेस देना। मतलब जो हमने डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट की है, पब्लिक से जो हमने पैसा इकट्ठा किया है, जो उनके पास में एक्सेस था। ठीक है। बैंक का मेन काम क्या है? पैसे से पैसा बनाना, पैसे को बेचना, करेंसी को सेल करना, और उस पर जो रिटर्न आए उससे उसको, जिससे हमने करेंसी ली है एज ए उधार या क्रेडिट या जैसे भी, क्योंकि बैंक हमसे वो चीज एज ए डिपॉजिट यानी कि एक उधार तरीके से हमसे लेता है, उसको इकट्ठा करता है, एक फंड बनाता है, और उस फंड को या तो इन्वेस्ट करता है या लोन या एडवांस में लेंडिंग करता है उसको। ठीक है। और उसके बाद में उससे जो रिटर्न आती है वो 50%, 60%, 70% खुद रखता है, और 30-40% पब्लिक को देता है, सामने इंटरेस्ट के रूप में उनको पे करता है। तो बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में से लेंडिंग एंड एडवांस सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, जिसकी वजह से बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बैंक का प्रॉफिट एंड उसके अलावा बैंक पब्लिक को जो रिटर्न दे रही है, जो डिपॉजिटर को पे कर रही है, वो सारा की सारा लेंडिंग एंड एडवांस से ही इकट्ठा होता है। ठीक है। एक आप भी इसको समझ पा रहे होंगे नॉर्मली कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका एक फीचर है, एक टॉपिक है, और लेंडिंग एंड एडवांस की बैंक के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होगी कि उसका सबसे बड़ा जो वर्क है और उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसका जो प्रॉफिट है, वो सबके सब लेंडिंग एंड एडवांस पे डिपेंड करता है। ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब बैंक के एम्प्लॉय, बैंक की ब्रांचेस को रन करने के लिए जो भी उसकी कॉस्ट लगती है, जो भी उनकी लागत बैठती है, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो भी उनकी ब्रांच है उसका मंथली, ईयरली, क्वार्टरली जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज को सैलरी एंड बिल्स एंड पेंशन वगैरह पे करनी होती है, तो पूरा बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस में उसका प्रॉफिट, और उस सब के बाद में जो पब्लिक को जो इंटरेस्ट पे करना है, जो डिपॉजिटर है उसको हम एक रिटर्न पे कर रहे हैं, वो ये सारा के सारा किससे अर्न करना होता है बैंक को? या तो लेंडिंग एंड एडवांस से या इन्वेस्टमेंट से। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके लिए। तो ये फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट फंक्शन है उसका, जो फंक्शन माने या एक्सपेक्ट माने कि उसका जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उसमें सबसे स्ट्रांगली लेंडिंग एंड एडवांस को रिकमेंड किया गया है, माना गया है, जो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो डेफिनेशन है बैंक के, उसमें डिस्क्राइब किया गया कि बैंक एक्सेप्ट करें किसको? डिपॉजिट को, एंड लैंड करें उस जो डिपॉजिट है उसको। ठीक है। एडवांस के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो लैंडिंग वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक, एक प्राइमरी फंक्शन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट डे भी हमने इसको बोला था, और सेकंड डे भी हमने इसको बोला था कि लैंडिंग है, जो एडवांस देना है, जो लोन देना है, वो बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड चीज, डिपॉजिट मनी एंड लैंड दैट मनी टू नीडी पर्सन। बैंक क्या करती है कि जिसके पास में पैसा एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, उसके पास में, वो उसके घर में रखा हुआ है, जो उसने जोड़ रखा है, जमा कर रखा है, जो वो इकट्ठा कर रहा है, उस पैसे को उससे लेना। और जिसको जरूरत है, जिसके पास कम पैसे हैं, जिसको अपने खर्चों के लिए, अपने एक स्पेशल नीड के लिए, अपने घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ नीड के लिए उनको जो पैसे की जरूरत है उसको पूर्ति करना, और वो जो उसकी पूर्ति की है उस पैसे के ऊपर उससे एक्स्ट्रा पैसा वसूल करना, लेना एज ए इंटरेस्ट के रूप में, और फिर उसको जिससे हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको वापस करना, एक उसका एक हिस्सा पर्टिकुलर अपना प्रॉफिट निकालने के बाद में। ठीक है। एक लंबी प्रोसेस है ये। तो इसको बोलते हैं करेंसी मार्केट, इसको बोलते हैं पैसे से पैसा बनाना। ठीक है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट जो है इसका लोन देना। ठीक है। लैंडिंग एंड एडवांस में नेक्स्ट पॉइंट है लोन देना, लोन अप्रूव करना। लोन आप सभी जानते हैं, लोन वर्ड से आप सभी लोग बहुत फैमिलियर हैं, आपको पता होगा कि लोन क्या होता है। कर्जा देना या कर्जा लेना, लोन। ठीक है।
सामने वाले की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको मनी प्रोवाइड कराना, फैसिलिटेट करना, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और उसको वो चीज देना जिसकी उसको जरूरत है, एज ए लोन, एज ए उधार उसको देना और वापस में उसके ऊपर रिटर्न लेना। ठीक है। एडवांसेस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांसेस। अब एडवांसेस मीन ओवरड्राफ्ट भी होता है कि हम एडवांस पे करने की उनको परमिशन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी एडवांसेस में आता है। तो लोन एंड एडवांस में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एडवांस को मीन काउंट करते हैं हम एक टाइप में कि हम उनको एज ए एडवांस दे रहे हैं, पहले से उनको हम पे कर रहे हैं, आगे से उनको हम सहूलियत दे रहे हैं, आगे से उनको हम फैसिलिटी दे रहे हैं एडवांस में। फिर आता है कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है नगद उधार। एक तरीके से कि बैंक में ब्रांच में पर्सन आया, उसे नीड है, उसको नगद उधार दी। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स होती है नगद उधार की भी। ओवरड्राफ्ट को भी एक तरीके से नगद उधार में माना जा सकता है और ओवरड्राफ्ट को एडवांसेज में भी माना जाता है और क्रेडिट कार्ड को भी कैश क्रेडिट में माना जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं तो एक दूसरे पॉइंट के साथ में शेयर होती हैं, एक दूसरे पॉइंट के लाइक होती है, एक जैसी होती है। नेक्स्ट आती है टर्म ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट है वो बैंक आपको आपके अकाउंट पे उस अकाउंट से ज्यादा पे करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, बैंक आपको प्रोवाइड कराता है कि आप 12,000 तक पे कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो। एक डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स होती हैं इसकी, कंडीशंस होती हैं इसकी। बैंक हर किसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देता है। करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा कई बार आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट पे भी बैंक एलिजिबल करता है ओवरड्राफ्ट के लिए, बट उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। माइनस में भी बैलेंस जा सकता है आपके अकाउंट का, अगर बैंक चाहे तो, अगर बैंक आपको अलाउ करे तो। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग जो वर्ड है उसमें हमारे पास में जो कैश क्रेडिट है, मैंने बताया आपको नगद उधार के रूप में कैश क्रेडिट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स होती है बैंक की जिसमें आपको वो क्रेडिट के लिए कैश पावर देते हैं, ऑथोराइज करते हैं आपको। कई बार एक एक फैसिलिटी को दो दो तीन तीन टर्म्स में या दो दो तीन तीन कंडीशंस में आपको काउंट करते हैं। कैश क्रेडिट का मीन्स करंट अकाउंट में मिलने वाली एक्स्ट्रा पे करने वाली फैसिलिटी भी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग। कल हमारा काफी सारे टॉपिक एंडोर्समेंट में रह गए थे, चेक में हमें बहुत फास्ट करने पड़े थे बिकॉज ऑफ मैं बीच बीच में आपको जो आप डिमांड कर रहे थे वो समझा रहा था। अभी आज हम कोशिश करेंगे कि एक बार ही इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे। लास्ट में हमारे पास जो टाइम रहेगा उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हमें इनमें से क्लियर करनी है, ताकि हम बेसिक जो हमारी चीजें हैं उनको एक बार क्लियर कर ले। फिर लास्ट पे जो 10 मिनट 20 मिनट या 15 मिनट हमारे पास बचेंगे उसमें हम आपस में बातें करेंगे, देखेंगे कि आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या आपके डिमांड है, कौन कौन से आपके टॉपिक है या कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड। हम उनको डाउट क्लियरिंग सेशन को करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, ये यूनिट थर्ड ही है। आज थर्ड डे है तो यूनिट थर्ड है। कल फोर्थ डे है, परसों फिफ्थ डे है। तो जो जो डे चलते जा रहे हैं उसमें हम एक एक यूनिट अपनी कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है। टू एरियाज ऑफ लैंडिंग। प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि एक तरह से साउंड लैंडिंग के लिए, एक अच्छी लैंडिंग के लिए, एक अच्छे लॉन एंड एडवांस पर्सपेक्टिव से बैंक के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसको फॉलो करके बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराए जिससे कि ना बैंक को नुकसान हो और उसमें जो उनके पास में डिपॉजिट है वो एकदम सेफ एंड सिक्योर रहे। जो जनता का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, जो उन्होंने इकट्ठा किया डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग्स से और उसको एक उन्होंने फंड के रूप में बना लिया है और उस फंड से वो अब एडवांस देने जा रहे हैं, लोन देने जा रहे हैं। तो वो लोन और एडवांस किस तरह से उनको देने चाहिए उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं या कुछ सिद्धांत हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, वो प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग होते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बात करें टू एरियाज ऑफ लैंडिंग। तो टू एरियाज ऑफ जो लैंडिंग है उसमें फर्स्ट एरिया अगर लैंडिंग की बात करें तो वो होता है एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग एंड सेकंड होता है इंडिविजुअल लैंडिंग। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग क्या होती है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये दो एरिया हैं, ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग नहीं है ये। प्रिंसिपल्स अभी आगे आएंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ही हैं कौन कौन से होते हैं। बट ये एरियाज हैं कि किस टाइप के एरियाज में लैंडिंग होती है।
टू एरियाज जो लैंडिंग है उसमें फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग, मतलब कि बैंक अपने पास इकट्ठे हुए डिपॉजिट को, अपने पास इकट्ठे हुए फंड को एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग करती है। मतलब कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि बैंक पर्सनल लोन में, पर्सनल सेगमेंट में लैंडिंग करेगी, लोन देना चाहेगी। एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में लोन देना चाहेगी। ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं, एजुकेशन सेक्टर में एक्टिविटीज हैं। पर्सनल में एक्टिविटीज है कि जो पब्लिक है उसके पर्सनल जो नीड है उनको पूरा करने के लिए लैंडिंग करें। एंड इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर लैंडिंग जो है कि इंडस्ट्री के सेक्टर में लैंडिंग करेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देगी, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट को देगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री को देगी कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दे सकते हैं लोन। ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देंगे, या फिर सर्विस यूनिट को हम लोन प्रोवाइड कराएंगे, या हम पर्सनल लोन प्रोवाइड कराएंगे, या हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो दीज आर द एक्टिविटी टाइप ऑफ लैंडिंग। कि एक बैंक ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस एनुअल ईयर में अपने लैंडिंग का 50% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को दूंगा, मतलब मैं जो भी कार लेगा उसको दूंगा। ऐसे कुछ बैंक है जो पर्सनली सिर्फ ई व्हीकल्स को ही लैंडिंग देती हैं। कुछ बैंक्स हैं जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी को ही लैंडिंग देती हैं काफी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, दूसरा है इंडिविजुअल लैंडिंग। इंडिविजुअल लैंडिंग में कि एक अलग इंडिविजुअली तरीके से लैंडिंग करना, पर्सनली लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना कि इसको टीवी खरीदनी है, एसी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, या कुछ भी खरीदना है, इस टाइप के इंडिविजुअल लैंडिंग है वो। एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग में सेक्टर बेस्ड लैंडिंग होती है कि एजुकेशन सेक्टर को देंगे, या हम इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ही देंगे, या इंडस्ट्री बेस्ड देंगे, या गवर्नमेंट बेस्ड देंगे कि गवर्नमेंट जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको हम लोन देंगे, गवर्नमेंट की जो नीड है उसको हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल में इंडिविजुअली देने का है कि इंडिविजुअल हम 20% लोन इंडिविजुअल देंगे जिसमें पर्सन टू पर्सन अप्लाई करता है और हम उसको देंगे। इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, कोई सेक्टर नहीं होता है, आपकी जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए देंगे। कि हमें तो एसी चाहिए तो एसी वालों को भी लोन दे रहे हैं, कार वालों को भी दे रहे हैं, उसमें फ्रीज वालों को भी लोन दे रहे हैं, इंडिविजुअली होम लोन दे रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअली, और किसी को फ्लैट चाहिए उसका दे रहे हैं, किसी को एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है उसका कर रहे हैं तो उसका दे रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग जिसमें एक्टिविटी को लैंड किया जाता है, एक्टिविटी को लोन दिया जाता है। सेकंड है इंडिविजुअल लैंडिंग जिसमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज को या इंडिविजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स को लोन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग में जो हम चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो हम चीजें आगे लर्न करने वाले हैं, वो हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनसे कि लोन देने में, लोन अप्रूव करने में, एडवांस देने में बैंक को देखना पड़ता है कि किस टाइप से हमको क्या क्या नीड हो सकती है, किस सेक्टर्स में हमको देने चाहिए, और क्या हमारे टर्म्स होने चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इस चीज के, और किस तरह से होने चाहिए। तो फर्स्ट है इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग में लिक्विडिटी। बैंक को अपनी जो लैंडिंग मनी है, जो बैंक ने टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे ये जो मनी है वो 50% अपने पूरे टोटल फंड का, टोटल रिजर्व का 50% मुझे डिपॉजिट का लोन देना है। ठीक है, लैंडिंग करनी है, एडवांस देना है। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन जो डिपॉजिटर है उसको भी जरूरत होती है अपनी मनी की। मान ली किसी ने एफडी कराई है 10 साल के लिए, यानी कि बैंक को उसने अपनी मनी सौंप दी 10 साल के लिए, बट अगर इमरजेंसी में वो 2 इयर्स बाद, 3 इयर्स बाद अगर उसे अपनी मनी चाहिए, तो क्या बैंक उसे ये बोल सकती है कि नहीं, आपकी मनी तो हमने उस व्यक्ति को उधार दे दी है, हमने उसको लोन इन एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया है, तो वो जब देगा तब मैं आपको दूंगा? क्या ये हो सकता है? नहीं, बैंक को उसको पे करना पड़ता है। चाहे उसको कम इंटरेस्ट देगी या विदाउट इंटरेस्ट देगी, लेकिन उसने जो मूलधन दिया है, जो उसने अपना बेसिक अमाउंट पे किया है, उसको तो बैंक को वापस देना ही पड़ता है। इसलिए बैंक को सबसे पहले लोन देते वक्त लिक्विडिटी पे फोकस करना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म लोन्स दें जो वापस आते रहे टाइम टू टाइम।
और बैंक अपने लॉन्ग टर्म लोन का एक अलग फिक्स सेगमेंट रखे, शॉर्ट टर्म लोन्स दे, लिक्विडिटी बनी रहे, इसके लिए लोन्स भी एक उसी अमाउंट का दिया जाना चाहिए जिस अमाउंट में बैंक इस चीज को बेयर कर सके, इस चीज को बैंक फेस कर सके कि अगर डिपॉजिटर ने पैसा मांग लिया या किसी तरह की कोई और कंडीशन हो गई जिसमें हमें बैंक को पैसे की, मनी की, तरलता की, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, तो बैंक ये ना कह पाए या ये ना देख पाए कि जब सामने वाले ने, जिसने हमसे लोन दिया है, वो पे करेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस चलती रहे, इसके लिए लिक्विडिटी पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है सेफ्टी। बैंक को अपना लोन देते वक्त सेफ्टी फीचर का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली देखना चाहिए बैंक को कि हम जिस भी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं या जिस भी सेगमेंट को लोन दे रहे हैं या जिस भी इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं या जिस भी सेक्टर को लोन दे रहे हैं, वहां सेफ्टी है या नहीं है। आगे एक दो पॉइंट में भी ये चीजें आएगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैंक ये देख ले कि अभी हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ई व्हीकल्स चल रहे हैं एंड डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स भी चल रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3-4 साल पहले, एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जो डीजल व्हीकल हैं वो 10 साल से ज्यादा की लिमिट में नहीं चल सकते हैं। अगर उनका 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो वो फिर कबाड़ हो चुके हैं एक तरीके से, उनको रोड पे चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पेट्रोल व्हीकल्स 15 ईयर तक चल सकते हैं, उनको हम परमिट दे सकते हैं, उनको जो लाइसेंस है वो 15 साल का होगा। डीजल व्हीकल में 10 साल का, और ई व्हीकल अनलिमिटेड चलेंगे, कोई इशू नहीं है उनका। तो सेफ्टी फीचर के अकॉर्डिंग जो बैंक है उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पेशली डीजल व्हीकल पे फोकस ना करके ई व्हीकल्स पे फोकस करना चाहिए कि ई व्हीकल्स वाला जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, ई व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, केवल उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम रन करने वाली इंडस्ट्री हो गई है। लेकिन डीजल व्हीकल वाले अभी 10 ईयर्स के लिए किए गए हैं, और धीरे धीरे ई व्हीकल्स पे अगर डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो हो सकता है इनको बाय ईयर बाय ईयर इसको थोड़ा सा कम कर दें और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाए। जिस तरह की बजाज स्कूटर वगैरह थे वो कम हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी के 4 स्टॉक, 5 स्टॉक एंड 6 जनरेशन के BS6, BS7 अब जो आगे हैं न्यू न्यू ये अपने स्कूटर्स, तो इनकी जो इंडस्ट्री है वो सेफ है। अगर बैंकिंग ये एक एग्जाम्पल था, तो बैंक अपना सेफ्टी फीचर देखें। अगर सेक्टर में देख दे रही है, किसी सेक्टर में या किसी एक्टिविटी बेस में अगर बैंक लोन देना चाहती है, तो पहले ये देख ले कि वो कितना सेफ रहेगा आगे आने वाले समय में। साथ में अगर किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की या अपने कस्टमर की अगर कोई आवश्यकता पूर्ति कर रही है, तो बैंक ये देख ले कि इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बैंक के पास में जो लोन, बैंक से जो लोन दिया जा रहा है, जो बैंक के पास से अमाउंट दिया जा रहा है, वो कितना सेफ और कितना सिक्योर है वापस आने के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। थर्ड जो इसका पॉइंट होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग में जो डाइवर्सिटी पॉइंट है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग चैट बॉक्स में कुछ भेजते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं काफी कॉन्सेंट्रेट करके। ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ अपना क्लास को, ऑनलाइन को बस ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में बस वो चलता रहता है, हम उससे मतलब नहीं होता है, हम अपने काम करते रहते हैं और बस एक शो ऑफ के लिए हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं संयम। मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आप देख रहे हो कि मैं पीपीटी को पीपीटीज के वे में नहीं बनाता हूँ। पीपीटीज काफी अट्रैक्टिव होती हैं, मैं भी इसको ऐप के थ्रू जाके काफी अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, बट ये पीपीटी टाइप में नहीं है। ये मैं अपने नॉर्मल, अपने आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिनके थ्रू मैं आपको हेल्प मिलती है कि आपको पॉइंट दिखते रहते हैं और मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। तो इस वे में है, ये बेसिकली कोई पीपीटी नहीं है जो मैं आपको शेयर भी कर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंड की क्लास के डे पे या ऑनर्स को जब हम क्लास देंगे तो हम जिस पीपीटी से पढ़ेंगे उसको मैं हो सकता है आपको शेयर कर दूं आगे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्लास में डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का जो बेसिक मीन है वो ये है कि बैंक को कभी भी एक ही ग्रोथ करती हुई इंडस्ट्री पे फोकस नहीं रखना चाहिए। हमें लैंडिंग करते वक्त, हमें लोन देते वक्त में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट को, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स को लोन देना चाहिए।
मतलब अगर बैंक ये देख ले कि ई व्हीकल्स का ही चल रहा है, बैंक देख ले हाइड्रोजन व्हीकल्स का ही चल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल है। आने वाले टाइम पे बैटरी का ही चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, तो हम सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही लोन देंगे। इस टाइप से नहीं करना चाहिए। बैंक को डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, बैंक को डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट को देना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को देखना चाहिए। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रांगली। केमिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट हैं। बैंक को डाइवर्सिटी बनाते हुए रखना चाहिए। सभी सेक्टर्स में थोड़ा 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 रखें, चाहे उसमें ग्रोथ लेवल कम है, रिटर्न लेवल कम है। मान लीजिए अगर किसी सेक्टर से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है 7%, 9%, बट किसी सेगमेंट से आपको मिल रही है 20% रिटर्न, आपकी इंटरेस्ट के थ्रू कमाई हो रही है 20%, लेकिन किसी सेगमेंट में 7%, तो ऐसा नहीं है कि आप 7% वाले को छोड़ दोगे, आपको रखना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर कुछ पता नहीं होता है कि वो 7% वाला हो सकता है आपको 70% रिटर्न दे जाए, और जो 20% आप मान के चल रहे हैं वो हो सकता है 2% रह जाए। कोविड टाइम में इसको काफी अच्छे तरीके से फील किया है बैंक ने भी, हर इंडस्ट्री ने फील किया है कि जिन सेगमेंट में जब बहुत ज्यादा पैसा था, जिन सेगमेंट में बहुत ज्यादा, जैसे शेयर मार्केट में मनी लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे पोर्टफोलियो में, सिक्योरिटीज में, तो वो सिक्योरिटीज कोविड टाइम पे 45,000 से 50,000 के बीच में मार्केट आ गया था, सेंसेक्स जो था सब कुछ डाउन हो गया था। और जिनके पास गोल्ड था वो उसकी रेट हाई हो गई थी, गोल्ड बिल्कुल अप हो गया था मार्केट में, गोल्ड की रेट काफी हो गई थी, लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिए थे, तो गोल्ड था जो काम आ रहा था उस टाइम पे। मार्केट्स का डर था कि ये डूब जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज डाउन होने लग गई थी, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट डाउन होने लग गए थे, क्योंकि उनकी नीड ही नहीं थी। तो डाइवर्सिटी बैंक को अपने लैंडिंग में रखना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, जैसे कि पता नहीं किस सेगमेंट में कितनी हो जाए। सिर्फ ग्रोथ वाले सेक्टर्स को ही लैंडिंग नहीं करनी चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। ठीक है, हाँ, डाइवर्स पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है उसमें स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, उसके अकॉर्डिंग बैंक को ये भी देखना चाहिए कि हम जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू में स्टेबिलिटी है या नहीं है। मार्केट में अप एंड डाउन ज्यादा है क्या? इक्विटी शेयर्स होते हैं, काफी ज्यादा अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न रेट ज्यादा होती है। जैसे इक्विटी आपको 40%, 50% तक रिटर्न दे सकते हैं शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड अदर, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा 40-50% दे, वो एकदम से मार्केट में डाउन होकर 20% भी हो जाते हैं। स्टेबल या स्टेबिलिटी वाले सेगमेंट जो होते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वही है, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी स्टेबल होनी चाहिए उनकी। दोनों ही चीजें इसमें, दोनों ही अर्थों में बैंक काउंट करती है, ये काउंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है लाभदायकता होनी चाहिए। बैंक को किसी भी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो बैंक को ये दिख रहा हो कि ये नुकसानदायक है, बट किसी फोर्स में, किसी दबाव में, या किसी और पर्सनल कोई स्टेक की वजह से बैंक को उन एरियाज में लैंडिंग करने से बचना चाहिए। केवल प्रॉफिटेबिलिटी वाले एरियाज होने चाहिए। डाइवर्सिटी है ठीक है, बट डाइवर्सिटी में भी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी बैंक उसको इन्वेस्ट कर दे किसी ऐसे में, ऐसे सेगमेंट में जो लॉस में चल रहा हो या कुछ भी, कि बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी करना जरूरी था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, इसलिए हमने कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी होना जरूरी है किसी भी सेगमेंट में। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें सेल एबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। सेल एबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं लिक्विडिटी से टच होती है, कनेक्ट होती है लिक्विडिटी से। उसका एक रीजन है कि बैंक का एक एम होना चाहिए कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके जो डिपॉजिटर है, वो अपनी मनी को कभी भी मान सकते हैं, कभी भी उनको नीड हो सकती है। किसी भी अपने बाय डिफॉल्ट के कोई डिजास्टर आ जाए, कोई पूरे एरिया पे कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से उनको तुरंत अपने मनी की नीड हो जाए, जिस तरह की कोविड टाइम पे हुआ कि हर कोई चाहता था कि बैंक से उसका पैसा निकाल लिया जाए, उसको पैसा मिल जाए। 90%, 70% पीपल्स को, पब्लिक को उस टाइम पे, पीपल को, पब्लिक को उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी कि
हमें हमारा वो जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो मिलना चाहिए बैंक से बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। कोविड में सब ये चाहते थे कि हमारे परिवार में कोई बीमार पड़े या नहीं पड़े, पर हमारे पास में कम से कम 5-7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हर टाइम मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर कोई फैमिली में से कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में ले जा सकें और उसको दिखा सकें, इमरजेंसी में हम उसको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए बैंक के पास में भी ये होना चाहिए कि सेल एबिलिटी होनी चाहिए, जो भी सिक्योरिटी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें तुरंत प्रभाव से बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत पड़े, तो सिक्योरिटीज में सेल एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉक इन पीरियड हो कि 3 ईयर्स का या 5 ईयर का उनका लॉक इन पीरियड है कि आप सेल ही नहीं कर सकते, या फिर ऐसा हो कि वो लॉन्ग टर्म शेयर इस टाइप के हो कि आप उनको शेयर को सिक्योरिटीज को सेल नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ लॉस या बिकॉज ऑफ वेरी पुअर रिटर्न रेट। ठीक है, तो बैंक को उन एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन एरियाज में देना चाहिए लोन जिसमें सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए एबिलिटी हो, तुरंत कर सकें, तुरंत कैश में उनको भुनाया जा सके। ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं अपन मार्जिन मनी। मार्जिन मनी में क्या होना चाहिए कि जब लोन बैंक सैंक्शन कर रही है, तो आपके पास में किसी ने मॉर्गेज रखा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे कि किसी ने लैंड रखी, किसी ने जमीन रखी, किसी ने फ्लैट रखा, किसी ने मकान रखा, या किसी ने कोई और चीज रखी, किसी ने भी आपके पास में कोई चीज मॉर्गेज रखी, आपके पास में उधार रखी, तो उसमें और जो आप लोन सैंक्शन कर रहे हो लोन, उसमें दोनों में एक मार्जिन मनी होनी जरूरी है। और मार्जिन मनी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20% होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप 5 लाख का लोन चाहते हैं और आप 5 लाख की प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज रख रहे हैं, तो बैंक को नहीं देना चाहिए लोन। बैंक को एक मार्जिन रखना चाहिए कि 5 लाख के लोन के लिए कम से कम 7 या 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कीजिए, तब जाके आप हम 5 लाख रुपए का लोन सेशन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है बैंक को, उसमें बैंक को ये होती है कि बैंक इजी गोइंग तरीके से, आसान तरीके से, अगर कोई उसको नहीं चुका रहा है, नहीं उसको कैपेबल है उस लोन को पे करने में, तो बैंक उस लैंड से, उस फ्लैट के सेल से इतना अमाउंट इकट्ठा कर सकती है जो उसका इंटरेस्ट जो बनता है, जो आपने, क्योंकि इसका एक रीजन है, आपको 5 रुपए आपने मुझे जमा कराए बैंक को, 5 रुपए, ठीक है, और वो 5 रुपए बैंक ने अपने पास जमा करे और मुझे लोन दे दिया 5 रुपए का। ठीक है, 5 लाख मान लो, 500 मान लो, 5 रुपए मान लो। अब वो मुझे बैंक ने दे दिया और बैंक ने मेरे से 8 रुपए की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखवा लिया। अब मैंने वो लोन नहीं चुकाया, तो वो जो 3 रुपए जो एक्स्ट्रा थे उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को बेच के बैंक 2 रुपए कमा पाएगी, 1 रुपए कमा पाएगी, और बैंक अपना इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है, पता नहीं मैंने कितने टाइम से ड्यू किया है, तो वो आपको तो देने पड़ेंगे ना। आपके जो 5 रुपए बैंक ने लिए हैं, तो वो आपको 6 रुपए तो बना के देगी ना बैंक, मतलब कि आपको इंटरेस्ट तो पे करेगी ना, अगर बैंक को मिले या नहीं मिले, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी करेगी। तो बैंक का एक सीधा सा पोर्टफोलियो, एक सीधा सा बैंक का प्रिंसिपल ये होना चाहिए लेंडिंग के लिए कि आपने किसी के 5 लाख रुपए को किसी और को लोन दिया है, मतलब उस फंड में से जो आपने उससे 5 लाख रुपए लिए, उसमें से आपने किसी और को लोन दिया है, तो उसको तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपने कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो। तो इसके लिए जब 5 लाख का लोन सामने वाला मांग रहा है और मोर्गेज रख रहा है, तो आप कम से कम 7-8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को मोर्गेज रखेंगे और उसको 5 लाख रुपए का लोन देंगे। अगर वो इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके इतनी मनी होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए प्लस में उसका रिटर्न, और उसके बाद में आपका खुद का प्रॉफिट भी निकाला जा सके। ठीक है, तो मार्जिन मनी होनी चाहिए। ठीक, अभी नेक्स्ट आता है इसका लास्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग का, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। ठीक है, एसवाइल के मटेरियल में थर्ड यूनिट नहीं है, ये मुझे भी पता है, और उसी के लिए मैं थर्ड यूनिट आपको आज कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सीरियस होके कर लो, आप कवर हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। और बुक्स में एक्स्ट्रा ही मटेरियल है तो परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ में मटेरियल प्रोवाइड करा दे, या तो मैं साइट पे अपलोड करा दूंगा, या फिर कोई आपका ग्रुप है तो उसका लिंक वगैरह सेंड कर देना, मैं उसमें सेंड करवा दूंगा। एक्टिविटी बेस्ड लैंडिंग का मतलब नहीं है, लैंडिंग में एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल दोनों ही शामिल है। आप उसको एक्टिविटी को भूल जाओ एक तरीके से कि एक्टिविटी या इंडिविजुअल। ठीक है, अभी लास्ट में इनको क्लियर करेंगे।
ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। प्रिंसिपल ऑफ पर्पज का मतलब होता है कि बैंक को हर कोई पर्पज के लिए लोन नहीं देना चाहिए। बैंक को अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चंदन जो था, चंदन आप लोगों ने सुना है, चंदन की लकड़ी होती है, सैंडलवुड। ठीक है, सैंडलवुड का जो मतलब है, सैंडलवुड है जो पहले इंडिया में, आज से 20 ईयर्स पहले इंडिया में सैंडलवुड को बेचना खरीदना कोई अपराध नहीं था। ठीक है, उसको आराम से आप इजी गोइंग उसका आप बिजनेस कर सकते थे। लेकिन बिफोर आफ्टर मतलब अभी बिफोर 20 ईयर्स, अभी बीच में किसी ईयर में शायद 7-8 में या उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि सैंडलवुड का जो यूज है वो केवल मेडिसिनल जो कंपनीज है अपनी, केमिकल बेस्ड जो कंपनी है, उनको उन्हीं को ही परमिशन है यूज करने की, वही उसको परचेज कर सकती हैं, अदरवाइज ये एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, इंडिया में सिर्फ जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है वही चंदन का यूज कर सकते हैं, वही उसको खरीद सकती है, परचेज करने की पावर उन्हीं के पास में है, उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ और चीजों के लिए भी है, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे चीजें भी हैं जो ड्रग्स कैटेगरी में आती हैं, और उनको भी आप मेडिकल यूज के लिए ही परचेज कर सकते हो, पब्लिक को उसको परचेज करने की परमिशन नहीं है। तो चंदन जो है, सैंडलवुड है, वो उसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आज मैं सैंडलवुड से बनाने वाले सोप की एक फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, कि चंदन के तेल से या चंदन से एक साबुन बनाने की मैं फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, तो बैंक को मुझे लोन सेंक्शन नहीं करना चाहिए। मुझे चंदन को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, मैं लोन की डिमांड कर रहा हूँ तो नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ वहां ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि एक इंडिविजुअल को किसी अदर यूज के लिए, कि सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, या परफ्यूम बनाने के लिए, या किसी चीज के लिए सैंडलवुड की परमिशन मिले, उसके उसका बिजनेस करने की परमिशन मिले। तो मेरा मीन ये है कि सबसे पहले बैंक को लैंडिंग करने से पहले, लोन करने से पहले पर्पस देखना चाहिए, कि वो किस पर्पस के लिए लोन लेना चाह रहा है, सामने वाला जिसको, जो नीडी पर्सन है, उसको किस पर्सन के पर्पस के लिए लोन चाहिए। मान लीजिए वो इलीगल पर्पस है तो बैंक को उसको नहीं करना चाहिए। एक अच्छे पॉजिटिव एंड डेवलपिंग जो पर्पस है उसी के लिए बैंक को लैंडिंग करनी चाहिए, लोन देना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको चंदन का दिया कि चंदन काफी पॉजिटिव है, काफी चीज ठीक है एग्जाम्पल में, कि चंदन का भी इवन मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ, जैसे साबुन बनाना या परफ्यूम बनाना, तो बैंक मुझे लोन सैंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि बिकॉज वो पर्पस मेरा ओके नहीं है। गवर्नमेंट की नजर में वो एक अपराध है कि मैं चंदन का यूज कर रहा हूँ इस टाइप से, जबकि बैंक गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस नहीं दिया है, क्योंकि लाइसेंस चंदन चंदन का जो है सैंडलवुड का है, वो ओनली फॉर मेडिकल कंपनीज के लिए है, कि उन्हीं को ही मिल पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका वो करते हैं, साउंड लैंडिंग के बाद में लोन एंड एडवांस। ठीक है, लोन एंड एडवांस के बारे में जो नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, ये कुछ पॉइंट है, वैसे ही इनको हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, या कोई इनसे कोई स्पेशल इसका कोई सेगमेंट नहीं है कि ये कोई टाइप हो या फीचर हो या कैरेक्टराइटिस हो, बट ये कुछ चीजें हैं वो हम कर लेते हैं डिस्कस। गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट।
हाँ स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, लोन एंड एडवांस के बारे में, जो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट एक इनकी छोटी सी टर्म है कि बैंक की तरफ से जो लोन दिया जाता है, क्रेडिट जो दिया जाता है, इसके बारे में जो नेशनल पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टाइम पे आरबीआई के थ्रू, आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि क्या उसकी पॉलिसीज होनी चाहिए, बैंक को किस तरह से लोन देना चाहिए, क्या उनको सीआरआर रखना चाहिए, कैपिटल रिजर्व कितना होना चाहिए बैंक का लोन देने के लिए, और बैंक को लोन किस किस सेगमेंट में नहीं देना चाहिए। बेसिकली किस में देना चाहिए ये आरबीआई डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन किस किस में देना चाहिए ये आरबीआई डिक्लेयर करती है, बताती है। एवरी ईयर आरबीआई कुछ सेक्टर्स को टारगेट करती है, देखती है कि किस सेक्टर को कितना बूम करना है, लोन कितना प्रोवाइड कराना है, किसकी रिटर्न सेफ है कितनी नहीं है। आरबीआई भी एक रिसर्च करके बैंक्स को देती है कि भाई ये सेक्टर्स इस ईयर सेव हैं हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा सेकंड चीज, आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देती है, आरबीआई ये गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है कि कितना परसेंटेज आपको कैपिटल रिजर्व का रखना है, कितना आपको लिक्विडिटी रखनी है, कितनी आपको इंटरेस्ट रेट रखनी है, होम लोन पे कितना रखना है, सब्सिडाइज लोन आपको कितना देना है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनमें आपको पीपल्स जो हमारे इंडियन पीपल हैं उनको कितना लोन देना है, एनआरआई, फॉरेन एमएनसीज, इनको कितना लोन देना है, कितना परसेंट होना चाहिए, लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होने चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस हमारी आरबीआई प्रोवाइड कराती है बैंकों को, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा जो अपने आरबीआई है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराती है बैंकिंग को, बैंकिंग सेक्टर को, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इस साल के, कि हमें इंडस्ट्री सेक्टर को बूम देना है, या पर्सनल यूजेस को बूम देना है, या ई पैनल को बूम देना है, या हमें इलेक्ट्रॉनिक पैनल, ई व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको लोन देना है, या कितना देना है कितना नहीं देना, उपभोक्ता की जो कस्टमर की जो परचेस पावर है वो इस साल कितनी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हमें उनके पर्सनल यूज के लिए हमें उनको लोन देना है, तो होम लोन सेक्टर को कितना मजबूत करना है। तो अब जैसे गवर्नमेंट ने एक बनाई थी, आप लोग काफी आप लोगों में से काफी लोगों ने इस चीज को सुना होगा, जाना होगा, कि गवर्नमेंट की, आरबीआई की एक पॉलिसी आई कि आप जो फ्लैट जो खरीदेंगे उसमें आपको 30% 20% तक वो सब्सिडी देंगे, एलआईजी में, या एलआईजी से नीचे वाले जो अपने जो लेवल हैं, पुअर लेवल कैटेगरी हैं, उन सबको 30% तक सब्सिडी देंगे इंटरेस्ट रेट में। तो ये सारी चीजें बैंकों को प्रोवाइड कराती है आरबीआई, और आरबीआई को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी लोन एंड एडवांसेस की पॉलिसीज को इधर उधर या ऊपर नीचे किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। और सिक्योरिटी टू एनपीए, एनपीए का मतलब, एनपीए का मतलब वो लोन है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, जिनका कोई रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, जो वापस से बैंक को नहीं मिल पा रहे हैं, जो एक तरीके से बैड डेब्ट्स हो गए हैं, या फिर चुका पाने की उनकी कंडीशन नहीं हो पा रही है, उनके बारे में बैंक के काफी साल हो गए हैं और बैंक का वो अमाउंट फ्रीज हो गया है एक तरीके से, तो उससे सिक्योरिटी रखने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है। कई बार गवर्नमेंट पैकेज भी रिलीज करती है बैंक्स के लिए, एनपीए के लिए, कि मान लीजिए कि इस बैंक का इतना परसेंट एनपीए है, तो उसको कम करने के लिए बैंक उनको 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ का एक एनपीए पैकेज देती है, कि आपका जो लोन है जो पब्लिक ने नहीं चुकाया वो हम आपको पे कर रहे हैं, वो हम आपको चुका रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, अभी अभी डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। कुछ लोगों ने ऊपर डिस्कस कर दिया है, आप चैट बॉक्स देख लो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा फिर, नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद में बात करें, एनपीए के बारे में बात करें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एनपीए के लिए, एनपीए के तुलना में। फिर हम बात करें फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
तो आरबीआई ये तय करती है, आरबीआई ये श्योर करती है कि बैंक्स जो हैं वो लोन देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे रहे हैं या काफी ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिनमें जो लोन दिया है वो उसकी रिटर्न नहीं आई है और वो एनपीए हो गए हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नेम भी इसमें जुड़े थे कि उन्होंने इतने हजार करोड़ रुपए बैंक से ले लिए और पे नहीं किया है। तो इस टाइप से बचने के लिए आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों को सजेशंस देती है, इस तरह के प्रिंसिपल डेवलप करती है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। आप अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो आप एनपीए से बचे रहेंगे, आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या आपका जो सेगमेंट है उससे आप सिक्योरिटी लेते रहेंगे, आपका जो लोन है वो 100% एक्टिव मोड में रहेगा और उसकी जो रिटर्न है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। बट बैंक कई बार रूल्स रेगुलेशंस को लूज करती है अपने स्टेक के लिए, अपने फायदे के लिए, और वहां पर बैंक फंस जाती है और वहां पर बैंक का एनपीए बढ़ता जाता है। ठीक है, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आरबीआई इंस्ट्रक्शंस वाला जो पॉइंट है कि आरबीआई इस चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम देती रहती है। बैंक को आरबीआई ये गाइडलाइन देती है कि आपको होम सेक्टर में इतनी परसेंट रखनी है, इंटरेस्ट आपको इतना परसेंट डाउन करना है, अब इतना परसेंट अप करना है जी। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये बार बार पैकेज देती रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार एनपीए को एनपीए से सिक्योर करती रहती है इनको, अपने बैंक्स को। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप टू टाइप, स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लेके आते हैं, उनके लिए भी इनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं बैंकिंग सेक्टर को, लोन के लिए और एडवांस के लिए। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ पशुपालन के लिए लोन देती है, कुछ गार्डनिंग के लिए लोन देती है, कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड लोन देती है। जो नाबार्ड वगैरह है वो एग्रीकल्चर बेस्ड लोन को भी बढ़ावा देते हैं, पशुपालन के लोन को भी बढ़ावा देते हैं। नाबार्ड आपने सुना होगा, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली वर्क करते हैं नाबार्ड। और इसके अलावा बात करें तो जैसे कि लोन सेक्टर की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज के लिए, होम लोन के लिए, और कई बार आप बात करेंगे तो एजुकेशन लोन के लिए गवर्नमेंट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज लेके आती है कि स्टूडेंट्स को आप इतने टाइम के लिए लोन दे दीजिए, हम उनकी 2 साल की जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम भरेंगे, हम उनको सब्सिडी देंगे। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्रेडिट के लिए, बैंक क्रेडिट के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं, रूल्स रेगुलेशंस देती हैं और टाइम टू टाइम पे स्कीम देती है। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स का मतलब होता है कि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए वर्दीनेस क्या रहेगी। वो रियल में डूबत रहेगा, बैड डेब्ट्स होंगे, वो रिटर्न में आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो इजी गोइंग रिटर्न हो जाएगा, वो सेफ और सिक्योर है। इस चीज के लिए जो बोरोवर है उसकी वर्दीनेस चेक करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए उसकी कैपेसिटी, कैरेक्टर एंड कैपिटल, इन 3 C को फोकस किया गया है। तो बोलते हैं ट्रिपल सी मॉडल, सीसीसी मॉडल, फॉर कैपिटल वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स चेक करने के लिए ये 3 सेगमेंट बनाए गए हैं। इसमें फर्स्ट सेगमेंट होता है कैरेक्टर, कि सबसे पहले जो, जिसको हम लोन दे रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को हम लोन दे रहे हैं, जिस सेगमेंट को हम लोन दे रहे हैं, या इंडिविजुअली जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं, उसके आप पहले कैरेक्टर को देखें कि उनका कैरेक्टर से देखने का मीन है कि अगर आप किसी सेगमेंट को लोन दे रहे हैं तो उसके कैरेक्टर को देखने का मीन है कि उसकी आप रिटर्न देखो। ठीक है, उसकी 5 ईयर 10 ईयर्स की ग्रोथ देखो कि क्या रही है। ठीक है, उन्होंने कितना परसेंट अपने बिजनेस को ग्रो किया है, कितना परसेंट उसमें रिटर्न हुई है, कितनी बार वो लॉस में रहा है, वो उसका कैरेक्टर देखो, वो उसका पास्ट देखो। ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो चुकाने वाले व्यक्ति का, लोन लेने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर देखा जाए कि उसकी सामाजिक गुडविल कैसी है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है, उसके बारे में लोगों की थिंकिंग कैसी है, उसके बारे में लोगों की विचारधारा कैसी है कि वो चुका पाने वाला व्यक्ति है या नहीं है, उसके बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, उसकी खुद की थिंकिंग क्या है कि गवर्नमेंट का लोन लो, बैंक का लोन लो और भूल जाओ, या फिर टाइम पे चुकाओ,
जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते थे कि कई कई जगह कहावत होती थी कि उधार का घी पियो और मस्त अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, आराम करो, रैश करो, चाहे उधार का ही पियो। ठीक है, तो वहां पर चुका पाने का उनका इंटेंशन नहीं है। वहां पर उनके दिमाग में ये चीज रहती थी कि कोई भी चीज लो, कोई भी खाने पीने का ऐश करो, कुछ भी ऐश करो, लेकिन उधार ले लो, अपने अपनी लाइफ जियो, हमें चुकाने से कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ जीनी है। तो इस टाइप के थिंकिंग वाले सोसाइटी को, इस टाइप के थिंकिंग वाले लोगों को, इस टाइप के कैरेक्टर वाले लोगों को लोन नहीं देना है, इस टाइप के कैरेक्टर वाले सेगमेंट को लोन नहीं देना है। ठीक है, हाँ सिविल स्कोर से इसको देखा जाता है, बट सिविल स्कोर और आगे भी आएगा इसमें। सिविल स्कोर तो इससे रिलेटेड भी है, साथ में कैपेसिटी से रिलेटेड भी है। सिविल स्कोर में कैपेसिटी भी आएगी आपकी कि सिविल में आपकी चुका पाने की कैपेसिटी कितनी है। सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग लोन आपको वो सैंक्शन करेंगे। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई कितनी इसकी कैपेसिटी रहेगी, लास्ट अभी आगे के 3 इयर्स में कितना चुका पाएगा, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितनी इसकी इनकम रही है, कितनी इसके पास में इसके बैक में पावर है इस चीज के लिए कि अगर कोई डूबत हो जाती है, कोई बैड डेब्ट्स हो जाती है जिस बिजनेस के लिए हमने दिया है, तो ये चुका पाएगा ही नहीं चुका पाएगा। तो ये चीजें आगे हैं अभी। अभी नेक्स्ट जो इसका आता है कैरेक्टर के बाद में वो आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है उस व्यक्ति की चुका पाने की क्षमता, उस इंडस्ट्री की चुका पाने की क्षमता, उस सेगमेंट की चुका पाने की क्षमता, कि आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं, आप जो लोन लेने जा रहे हैं, उसको आपको वापस रिटर्न करने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी खुद की इनकम सोर्स कितनी है। उस अगर इंडस्ट्री या सेगमेंट की बात करें तो उस इंडस्ट्री और सेगमेंट में ये देखा जाता है कि इस सेगमेंट और इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है, कितनी ग्रोथ रही है, आने वाले 5 to 10 ईयर्स में कितनी स्ट्रेटेजिक इनकी ग्रोथ होने वाली है, और कोई इस तरह का डिजास्टर या इस तरह की कोई सडन प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री डाउनफॉल में आ जाए, या क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद में एक बार कैपेसिटी चेक की जाती है। ये ही कैपेसिटी है उसकी, ये देखा जाता है कि चुका पाने की क्षमता क्या रहेगी। अगर इंडिविजुअली बात करें, पर्सन के रूप में बात करें, तो पर्सन की इनकम देखी जाती है कि इसकी सैलरी कितनी है, साथ में इसके पास जुड़ा हुआ जो अमाउंट है इसमें, इसके इसने जो सेविंग की हुई है वो कितनी है, कितनी इसके पास बैकबोन है कि ये चुका पाएगा, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। तो कैपेसिटी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आता है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, सेगमेंट का हो, या इंडिविजुअल का हो। ठीक है, थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है पूंजी। पूंजी का मतलब है कि व्यक्ति, अभी इसका एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आप 1 लाख रुपए का कोई काम करना चाहते हैं और बैंक के पास में आप 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक ये मान के चलती है कि कम से कम इसका 10% तो आपके पास खुद के पास होना चाहिए एज ए कैपिटल। मतलब कि 10,000 आपके पास होंगे तो हम आपको 90,000 देंगे, वरना हम आपको नहीं देंगे। बैंक का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम राह चलते किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देंगे। कि किसी भी व्यक्ति ने एक सपना सजा लिया कि मुझे आज हेलीकॉप्टर खरीदना है और लोगों को यहाँ से और हिमालय तक ले जाने का काम शुरू करना है, ट्रेवलिंग का, कि मैं आपको इंडिया से ले जाऊंगा और हिमालय में ले जाके छोड़ूंगा, आदि कैलाश पे, और वहां तक के लिए मैं आपको करूंगा। तो बैंक ये मान के चलते हैं कि अगर 3 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर आएगा तो कम से कम इसके पास में 30 लाख रुपए तो होनी चाहिए, एक मिनिमम इनके पास में होनी चाहिए। अगर आपकी विलिंगनेस है कुछ बिजनेस करने की, या विलिंगनेस है किसी चीज को परचेस करने की, या किसी नीड को फुलफिल करने की, तो आपके पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए। जिससे कि बैंक ये देखती है कि इससे पहले वाले टाइम में, बैंक लोन लेने से पहले आपने अपनी उस बिल को पूरा करने के लिए, आपने उस नीड को पूरा करने के लिए कितना पैसा खुद से जोड़ा, कितना पैसा खुद से बचाया, बैंक ये मान के चलती है। ये उनकी थिंकिंग होती है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सेविंग करने की पुरानी हैबिट है, किसी के पास में पहले से जुड़ा हुआ, चाहे वो 2 लाख है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 50,000 है, चाहे 10,000 रुपए अगर उनके पास है, तो बाकी का पैसा हम फंडिंग करेंगे। वो उसकी विलिंगनेस को देखती हैं। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप बाइक लेने जा रहे हो, आप स्कूटी लेने जा रहे हो, और मान लीजिए वो स्कूटी 1 लाख रुपए की है, तो बैंक ये कोशिश करती है कि कम से कम डाउन पेमेंट आप कितना देंगे, 10% देंगे, 20% देंगे, डाउन पेमेंट बोलते हैं उसको, कि आपके पास खुद के पास डाउन पेमेंट कितनी है उस लोन को लेने के लिए, कि 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 30,000 है, कितना है। आप किसी होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का वो फ्लैट है, तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब जाके बैंक आपको होम लोन अप्रूव करेगी। अगर आपके पास 8 लाख रुपए नहीं है, आप राह चलते आदमी हो और आपने कह दिया बैंक से मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, आपकी कैपेसिटी ये बात मान ले, लेकिन डाउन पेमेंट फिर भी चाहिए, बैंक ये देखेगी कि लास्ट फ्यू टाइम में आपने कितना सेविंग किया है, कितनी आपके पास है एज लाइक डाउन पेमेंट, कितना आपके पास में वेटेज है।
ठीक है। तो ये ट्रिपल सी है जिसकी वजह से बैंक ये देखती है कि क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है बोरोवर की, या उधार लेने वालों की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस रहने वाली है या रहेगी। इसलिए कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल को वो फोकस करते हैं, देखते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, काउंट कर सकते हैं इसको प्रिंसिपल के पार्ट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। कलेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है बैंक का लोन सैंक्शन करने का, वो मेन वो है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए बोरोवर की। ठीक है। किस तरह से उसके बारे में जानकारी ली जाए, किस तरह से उस सेगमेंट के बारे में जानकारी ली जाए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन किस तरह से इकट्ठी की जाए। भाई बैंक पब्लिक का पैसा किसी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने जा रही है, लोन देने जा रही है, एडवांस देने जा रही है, तो उस सेगमेंट के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना कि वो कितना सेफ है, पास्ट क्या है उसका, उसने अब तक क्या क्या किया है, क्या उसका सेगमेंट है, क्या उसकी इंडस्ट्री है, किस तरह का प्रोडक्शन है, कितनी कॉस्ट आती है। मान लीजिए मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करनी है ऑयल की। ठीक है। जो हम फूड ऑयल है, हम सरसों, मूंगफली, नारियल या palm ऑयल या रिफाइंड या जिस टाइप का भी ऑयल हम कंज्यूम करते हैं डेली एवरीडे अपने फूड में, हमें उनकी एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो उस इंडस्ट्री के लिए मैंने इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज अपने करके एक एस्टिमेट बनाया कि, और बैंक में अप्लाई कर दिया कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए इस इंडस्ट्री की इक्विपमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। उस 2.5 करोड़ रुपए में से मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, 90% लोन के लिए मैं आपके पास में अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या बैंक को ये नहीं देखना चाहिए कि जो भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन की डिमांड की है, बट रियल में क्या वो 2.5 करोड़ रुपए की है? रियल में वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा 2.5 करोड़ रुपए का है या नहीं है? और उस 2.5 करोड़ रुपए की जो इंडस्ट्री है जो मैं लगाऊंगा, उससे आने वाले कितने सालों में मैं 5 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ? कितने साल भाई, 5 करोड़ कमाऊंगा तभी तो मैं वो 2.5 करोड़ रुपए निकाल पाऊंगा। उसमें मेरे ऑपरेशन कॉस्ट भी रहेगी, सैलरी भी रहेगी, वेजेस भी रहेगी, उसमें मेरे रॉ मटेरियल भी रहेगा, और उसके बाद में एक नॉर्मल नॉमिनल प्रॉफिट भी रहेगा। एक मेरे को ऑपरेशनल कैपिटल फंड की भी जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है। और उसके बाद में मुझे बचे हुए जो है जो सेगमेंट है उसमें मुझे मार्केट में जो उधार देना पड़ेगा वो भी एक उसमें इंक्लूड है। तो ये सब चीजें देखने के बाद में, और फिर बैंक का पैसा चुकाने के लिए, तो ये सब मिला के बैंक कम से कम ये तो एक्सपेक्टेशन रखेगी कि 5 करोड़ रुपए कितने साल में कमा पाएगा, जब तो 2.5 करोड़ रुपए चुकाएगा मिनिमम। अदरवाइज तो 7.5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तब जाके 2.5 करोड़ रुपए चुकने में आएंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद में। तो ये चीजें इकट्ठा करने के लिए, और रियल में उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इतनी लागत है या नहीं है, कॉस्ट है या नहीं है, वो वर्दीनेस है या नहीं है, उसमें इतना रिटर्न है या नहीं है, मेरी क्या कैपेसिटी है, उस इंडस्ट्री का बूम कितना है, उसका ग्रोथ रेट कितना है इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री में क्या क्या डाउनफॉल है, और उस इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड रहा है लास्ट 10 ईयर्स में, कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने अप्लाई किया है लोन और उनका कितना परसेंट उनका रिटर्न रहा है, किस तरह से वो लोग डिफॉल्टर हुए हैं, कब कब वो डिफॉल्टर हुए हैं, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी बोरोवर के बारे में, इनको बोलते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। और इसका कलेक्शन किस तरह से हो पाए, इसके लिए बैंक एश्योरेंस चाहती है। बैंक एक इसके लिए एक यूनिट चाहती है, और उस यूनिट को आरबीआई एक्ट 1934 में 1934 में बनाया गया, जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सीआईबी। सीबीआई नहीं है ये, सीआईबी है। ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये बैंकिंग जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग जो कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी है, इन सभी को आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास में
इंडियन गवर्नमेंट में जिसका भी पैन कार्ड बना हुआ है उन सबकी कुंडली होती है पूरी की पूरी। ठीक है, जितने भी सेगमेंट चल रहे हैं एक्टिविटी, अब यहाँ पे एक्टिविटी बेस एंड इंडिविजुअल बेस ये दोनों यहाँ पे काम आते हैं। मुझे अभी किसी ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर एक्टिविटी बेस में है क्या ये, इंडिविजुअल बेस में? ये चीज आती है जो एक्टिविटी बेस एंड इंडिविजुअल बेस में आती है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्टिविटी बेस जो इंडस्ट्री है, सेगमेंट है, सेक्टर है, उनकी भी इंफॉर्मेशन रखती है क्रेडिट की, और इंडिविजुअली भी रखती है। हमारे पैन कार्ड के थ्रू हमारे ट्रांजैक्शंस पे भी नजर रखती है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना नहीं पड़ा हुआ है, कितना हमारी रेगुलर इनकम चल रही है, क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, इस पे भी नजर रखती है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास में हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है, जो वो बैंक के साथ में शेयर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बरोबर। बरोबर मीन्स खुद वो जिसे उधार चाहिए, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन वहां से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। उससे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म भरवाए जाते हैं। मतलब मैं बोरोवर हूँ, मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, मुझे उधार की जरूरत है, मैं नीडी पर्सन हूँ, मुझे 10 लाख रुपए किसी काम के लिए चाहिए, किसी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, या मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, या मुझे कार लोन चाहिए, या मुझे होम लोन चाहिए। तो मुझे जिस टाइप का भी लोन चाहिए उसके लिए बैंक मुझसे डीप फॉर्म भरवाती है, डीप फॉर्म फिल करवाती है। उन फॉर्म्स में बैंक मेरे से डिफरेंट टाइप ऑफ मेरी इंफॉर्मेशन मांगती है। उसमें ये भी मांगती है मेरे घर में कितने कमाने वाले लोग हैं, मंथली इनकम मेरे पूरी फैमिली की कितनी है, फैमिली इनकम, मेरी खुद की इंडिविजुअल इनकम कितनी है, लास्ट 5 ईयर में मैंने कितना अर्न किया है, मैं कितना पे कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है पे करने की, कभी मैं इसमें डिफॉल्टर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, मुझ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरे पास कितनी लैंड है जो मेरे पास खुद की है, मकान है तो उसमें कितना हिस्सा मेरा है, ये सारी चीजें बैंक इन्फॉर्मेशन लेती है बोरोवर से। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन देने से पहले ये सारी चीजें भरवाई जाती है, उसकी कंडीशन देखी जाती है, तो बोरोवर से भी हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड आती है बाजार रिपोर्ट से, मतलब मार्केट रिपोर्ट से। तो मार्केट रिपोर्ट से हम ले सकते हैं उस डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि आज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई ई व्हीकल्स ज्यादा चल रहे हैं, तो ई व्हीकल चल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से दो एक्सपेक्ट हैं जो अपने एस्पेक्ट जो हैं उसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला तो बैटरी, ठीक है, बैटरी है तो बैटरी में क्या क्या चीजें डलती हैं, केमिकल डलता है, लेड डलता है, सीसा जस्ता, लेड वगैरह, प्लास्टिक बॉडी और ये सारी चीजें। ठीक है, और इसके अलावा अगर ई व्हीकल्स हैं तो इसकी जो जो मोटी मोटी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो बूम करेगी या नहीं करेगी, ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, ये चीजें देखी जाती है। मान लो मैं किसी इंडस्ट्री में लेना चाह रहा हूँ लोन, किसी इंडस्ट्री के लिए, तो मार्केट रिपोर्ट्स मंगवाई जाती है। मार्केट रिपोर्ट्स के थ्रू क्लियर किया जाता है कि इस इंडस्ट्री का क्या रुझान है, अभी क्या चल रहा है, कितने साल से ये इंडस्ट्री इसमें चल रही है रनिंग में, इसमें कब कब डाउनफॉल आया है, क्या क्या उसके फैक्टर्स थे डाउनफॉल के, और कितना इसमें नुकसान हो सकता है आगे, कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि आज से 5 साल पहले एक फाइनेंशियल मार्केटिंग जो ग्रुप है स्पेशली, उन्होंने एक घोषणा की थी कि इन फ्यूचर चांदी की रेट में बढ़ोतरी होने वाली है और वो जस्ट डबल होगी, जस्ट ट्रिपल होगी। 5 साल पहले ये बोला था कि जो सिल्वर की जो रेट्स हैं वो काफी हाई जाएंगी, क्योंकि BS6 जो व्हीकल्स आएंगे उनके इंजन में सिल्वर का यूज होगा। ठीक है, तब किसी ने नहीं सोचा था कि रियल में होगा। आज चांदी की रेट 75 प्लस है, 80 के आसपास जा रही है। उसका रीजन 80,000 के आसपास जाने का क्या है, सिल्वर के रीजन इंजन में भी यूज हो रही है वो। और दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन जो है, टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, कितने ज्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं ये सभी देख रहे हैं। ठीक है, हाँ 82,000 अभी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी लेकिन 5 ईयर्स पहले की बात करें या कोविड टाइम की बात करें तो चांदी की रेट कितनी थी, ये देखो आप, 40,000 के आसपास थी, 36, 37, 38, 40। ठीक है, इसका रीजन है नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, गोल्ड अभी बीच में डाउनफॉल भी आया था, कोविड टाइम पे गोल्ड कम हो गया था फिर एकदम से बढ़ गया था। बट सिल्वर का जो यूज है, सिल्वर जस्ट 80,000 इतनी एक रेशो में बढ़ा है। जैसे गोल्ड 10 ग्राम का इतने रुपीस का होता है, तो जो चांदी है वो 1 किलो में बराबर होती है उसके लगभग, लेकिन आज वो उससे हाई जा रही है। ठीक है, आज उसका एक एवरेज रेशो जो रहता है 10 ग्राम सोने का और 1 किलो चांदी का, वो मार्जिन पे चल रहा है काफी। ठीक है, उसका रीजन बिकॉज ऑफ सिल्वर यूज इन
इंजन, न्यू इंजन टेक्नोलॉजी में सिल्वर का यूज होता है फाइन एवरेज के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में जो भी पैसा लगाने वाला था उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी मार्केट ने। मार्केट रिपोर्ट्स उसके फेवर में थी कि ये चांदी का व्यापार करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, इनकी सिल्वर की फाइन फैक्ट्री है, सिल्वर का इनका प्लांट है या सिल्वर यूजेस का प्लांट है, तो इनको लोन दे सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट्स उसके फेवर में थी, तो वो मार्केट रिपोर्ट्स बैंक के पास होती है 1 क्लिक पे। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बैंक के पास अवेलेबल होती है 1 क्लिक पे, ठीक है। बाजार रिपोर्ट बैंक के पास अवेलेबल रहती है 1 क्लिक पे। बैंक सब्सक्रिप्शन लेता है मार्केट रिपोर्ट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज से। बैंक सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, समझ रहे हो। और उसके बाद में 1 क्लिक पे कुंडली आ जाती है सबके सामने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन अमोंगेस्ट बैंक, ठीक है। बैंकों के बीच में क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है, जो बैंकों के बीच में क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करने का काम करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की दिल्ली की आजादपुर ब्रांच से मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलोर में किसी दूसरी बैंक को, चाहे वो यश यस बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, या फिर अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, या एसबीआई हो, या पीएनबी हो, उस बैंक की ब्रांच को कैसे पता चलेगा कि पंकज शर्मा नाम के आदमी ने आजादपुर बैंक की शाखा से 5 लाख रुपए लोन ले रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा से? वो पता चलेगा जब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रस्ट के थ्रू इस बैंक के मेरे ट्रांजैक्शंस की जानकारी उस बैंक तक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अवेलेबल रहेगी विद इन 1 क्लिक। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रस्ट बैंक के बीच में क्रेडिट इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है, और इसका भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिलेशन होता है बैंक के बीच में, इसको ये फुलफिल करते हैं आपस में, ठीक है। तो बैंक से एक दूसरे के साथ में लिए गए लोन, दिए गए लोन, एडवांसेस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और वो करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रस्ट, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रस्ट समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन अमंगेस्ट बैंक समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसमें बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट। तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट से उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी ग्रोथ की, उसके लॉस की, या उसके रियल उसके इस टाइम की जो कंडीशन है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, कलेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस में वन विच इज मेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ आइदर एसेट और पर्सनल सिक्योरिटी और गारंटीज, ठीक है। एक सिक्योर एडवांस उसको बोलते हैं जो कि मेड होता है, जो भी बनाया जाता है, बना हुआ होता है सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी बेस पे, कि या तो वो संपत्ति होगी, या पर्सनल सिक्योरिटी होगी, या फिर गारंटी होगी, ठीक है। सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड एडवांस वही होगा जिसमें किसी टाइप की सिक्योरिटी होगी, हाँ कल भी क्लास होगी, ठीक है। फर्स्ट, मॉर्गेज, किसी चीज को उधार रखना, ठीक है। मॉर्गेज रखना, उधार रखना, कि मैंने 5 लाख रुपए का लोन मांगा तो बदले में जमीन दे दी मैंने, फ्लैट दे दिया, मेरी कार दे दी, कुछ भी मॉर्गेज मैंने रख दिया। सेकंड, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि होम लोन वाली जितनी भी इक्विटी लाइन है, वो फ्लैट, सेपरेट होम, विला, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, जो लैंड है, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। थर्ड है ऑटो लोन, ठीक है। फोर्थ है बोट लोन। तो ऑटो लोन एंड बोट लोन सिक्योर लोन माने जाते हैं। ऑटो लोन में बैंक के पास में क्या है? ऑटो है। बोट लोन में बैंक के पास में क्या है? बोट है। और होम इक्विटी लाइन में क्या है बैंक के पास में? होम इक्विटी है। मतलब मैं आपको मतलब समझाता हूँ इसका। सिक्योर लोन में ये 3-4 टाइप के लोन माने जाते हैं, जिसमें एक मॉर्गेज लोन है। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है उधार में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति रखना, चाहे वो सोना चांदी या मकान, घर, जमीन, कुछ भी हो, ठीक है। सेकंड होती है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि होम लोन जो प्रोवाइड कराती है वो सेफ मानती है, सिक्योर मानती है बैंक, कि उसमें बदले में जो फ्लैट के लिए लोन दिया है तो फ्लैट बैंक के कब्जे में रहता है, उसके कागज रहते हैं, ठीक है। लैंड के लिए दिया है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए दिया है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड के कागज उसके पास में रहते हैं बैंक के पास में, तो बैंक मानती है कि ये सिक्योर है, ठीक है।
नेक्स्ट हाँ 12 अप्रैल तक है, 12 अप्रैल तक है। नेक्स्ट है ऑटो लोन। तो ऑटो लोन जो बैंक देती है कि ऑटोमोबाइल लोन जो देती है कि कार लोन है, बस लोन है, ट्रक लोन है, ट्रैक्टर लोन है, बाइक लोन है, कोई सा भी लोन है ऑटो लोन में, तो वो बैंक उसको सिक्योर मान के चलती है, क्योंकि बदले में उसके जो आरसी है, लाइसेंस है या उसके कागज है वो बैंक के पास होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है बोट लोन। बोट लोन इसलिए कि हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कोस्टल जो हमारी सीमा है, कोस्टल गार्ड जो हमारी सीमा है, कोस्टल जो एरियाज की हमारी सीमा है, वो सबसे ज्यादा इंडिया के साथ में लगती है। मतलब इंडिया का बड़ा पार्ट है जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई, जिसमें केरल अपने नीचे के जितने भी एरियाज है, बॉम्बे वगैरह, ठीक है, साउथ के जितने भी एरियाज हैं, ईस्ट के कुछ एरियाज है जो वे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड हैं, तो उन सारे इलाकों में जो बोट लोन है वो काफी महत्वपूर्ण लोन होता है। ठीक है। आप ये सोचेंगे कि सिक्योर एडवांस में ये नाव वाला लोन, बोट वाला लोन क्यों रखा गया है, उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे हम व्हीकल लोन को बड़ा मानते हैं कि कार ले ली, ट्रक ले ली, ट्रैक्टर ले ली, ठीक है, या अपने व्हीकल्स ले लिए, वहां पे बोट चलती है, जिसको भी चाहिए होता है वो बोट लेते हैं। ठीक है। उसके लिए हाँ ईद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास तो हो ही सकती है, नॉर्मली तो ऑनलाइन क्लास चल रहेगी अभी। अगर इसे करानी है आप लोगों को तो आप एप्लीकेशन एक ऑनलाइन प्रिंसिपल सर के मेल आईडी वगैरह पे एसओएल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग करेंगे, नहीं करेंगे, कर देंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योर जो लोन है उनके लिए जो सिक्योर लोन है, देखिए होम इक्विटी लाइन जो है सिद्धार्थ, वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ हाथों हाथ ही। होम इक्विटी लाइन का मतलब होता है जैसे कि घर के लिए जो लोन है, जैसे कि फ्लैट है, होम लोन है, होम लोन में फ्लैट लोन देते हैं, घर के लिए भी लोन देते हैं, विला के लिए भी लोन देते हैं, लैंड के लिए यानी जमीन के लिए भी लोन देते हैं। ठीक है। तो ये होम इक्विटी लाइन ऑफ लोन आता है कि घर के लिए या घर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो घर है, किसी का कोई विला बनाना चाह रहा है, कोई मकान बनाना चाह रहा है, कोई फ्लैट बनाना चाह रहा है, कोई किस टाइप से बनाना चाह रहा है, तो होम इक्विटी लाइन ऑफ लोन ये सेफ माने जाते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पे बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में है पर्सनल सिक्योरिटी, जो कि इनटेंजिबल सिक्योरिटी होती है। सेकंड होती है टेंजिबल सिक्योरिटी। थर्ड होती है इसमें अगर हम बात करें तो प्राइमरी सिक्योरिटी। और फोर्थ होती है इसमें हम बात करें तो कलेक्टर सिक्योरिटी। 1 मिनट। तो ये जो अपनी मैं कहाँ पे था, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? पर्सनल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, इंटेंजिबल सिक्योरिटीज की हम बात करें, तो पर्सनल सिक्योरिटी में इंटेंजिबल सिक्योरिटी जैसे कि प्रोमिसरी नोट वगैरह हुए, बिल्स हुए, इस टाइप की जो चीजें हैं पर्सनल सिक्योरिटीज में, वो आती है कि अपने सिग्नेचर करके दिए, जिसमें हम गारंटी ले रहे हैं, या फिर कोई प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं, या किसी टाइप के बिल्स उनके पास में सबमिट कर रहे हैं, तो ये पर्सनल सिक्योरिटीज में आते हैं। फिर नेक्स्ट है टेंजिबल सिक्योरिटीज। तो टेंजिबल सिक्योरिटीज में आती हैं अपने बिल्डिंग, लैंड, या हार्ड फॉर्म में जो भी अवेलेबल हैं, वो हमारी टेंजिबल सिक्योरिटीज होती हैं जो दृश्यमान हैं। ठीक है। पर्सनल सिक्योरिटीज को अदृश्यमान माना गया है, इंटेंजिबल माना गया है। टेंजिबल सिक्योरिटीज में जो दृश्यमान है बेसिकली
लैंड वगैरह, ये सब टेंजिबल सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट है प्राइमरी जो सिक्योरिटीज हैं। प्राइमरी सिक्योरिटीज का मीन होता है बेसिकली, जैसे कि हमने जिस चीज के लोन के लिए अप्लाई किया गया तो उसमें बेसिकली प्राइमरी चीज क्या होगी। मान लीजिए हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अप्लाई किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्राइमरी जो होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद, इक्विपमेंट, लैंड। तो ये सब उसमें प्राइमरी चीज हो गए। उस लोन के लिए जो हमने अप्लाई किया है उसकी जो भी प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी जो भी चीजें हैं उसकी, कि मैंने स्कूल के लिए किया है तो स्कूल की जो बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है, वो प्राइमरी हो गए, तो उसको रखना। ठीक है। एरोप्लेन इन एयर इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब प्राइमरी सिक्योरिटीज हो गई। नेक्स्ट होती है कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। तो कोलेक्टरल सिक्योरिटीज का जो मीन होता है वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज होती है, कि जैसे कि बैंक कई बार आपकी प्राइमरी सिक्योरिटीज से, टेंजिबल सिक्योरिटीज से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, तो उस टाइप में बैंक मांगती है कोलेक्टरल सिक्योरिटीज, जिसमें आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज की डिमांड की जाती है। और बेसिकली उसमें फैक्ट्री, जैसे आपने फैक्ट्री के इक्विपमेंट रख दिए प्राइमरी में, आपने उसकी मशीनरी रख दी लोन पे, उसमें गिरवी में, मतलब मॉर्गेज में, सिक्योरिटी के रूप में, लेकिन बैंक सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको उसकी लैंड, उसका परिसर, प्रेमिसेस, उसका जो है वो भी आपको रखना पड़ सकता है, वो भी आपको उनको देना पड़ता है, वो भी एड ऑन करा लेते हैं। या फिर जो मटेरियल आप करेंगे, जो गुड्स है आपका, वो भी आप रख सकते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में। तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज जब भी बैंक डिमांड करे तो उसको बोलते हैं अपने कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर हमने की पर्सनल सिक्योरिटीज, टेंजिबल सिक्योरिटीज, प्राइमरी सिक्योरिटीज एंड कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। ठीक है। टेंजिबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो दृश्यमान हो, जो दिख रही है आपको, लैंड, बिल्डिंग, जो भी चीजें दिख रही हैं, जो दृश्यमान संपत्ति है, जो स्थायी संपत्ति है, वो टेंजिबल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है। लैंड हुआ, बिल्डिंग वगैरह हुआ, और ये सब चीजें। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद में, अनसिक्योर्ड एडवांसेस। तो अनसिक्योर्ड एडवांसेस के बारे में बैंक बताती है। कलेक्टर सिक्योरिटीज बता दिया है मैंने कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज जब बैंक मांगती है और उस सिक्योरिटी में बैंक कभी जैसे एग्री नहीं हो पाती है, जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं कि प्राइमरी के रूप में या टेंजिबल के रूप में हम कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं बैंक को, और बैंक उसमें एग्री नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 5 करोड़ रुपए किसी इंडस्ट्री के लिए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, और मैं उनको सिक्योरिटी के रूप में मशीनरी इक्विपमेंट रखने वाला हूँ। बैंक एग्री नहीं करेगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ मनी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स जो हैं लैंडिंग के, साउंड लैंडिंग की जो प्रिंसिपल है उसमें होना चाहिए कि मार्जिन होना चाहिए जो भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही है। तो मेरे जो इक्विपमेंट और मशीनरी है वो 5 करोड़ रुपए की है, तो बैंक उनको रख के गिरवी करेगी क्या, जब मैं इंटरेस्ट वगैरह और बहुत सारी चीजें पे नहीं कर पाऊंगा। तो बैंक उसके लिए मार्जिन मनी को पूरा करने के लिए मुझसे कलेक्टरल सिक्योरिटीज भी मांगती है कि आप मशीनरी और इक्विपमेंट के अलावा बिल्डिंग भी दो या लैंड दो साथ में, ताकि हम इसका, अगर आप इंटरेस्ट नहीं चुकाओ तो हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड एडवांस। स्लाइड शो हो रही है इस टाइम पे, सभी देख ही रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट कार्ड। ठीक है। आपको ये पीपीटी शो हो रही है या नहीं हो रही है? नेक्स्ट अनसिक्योर एडवांस में है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड में आप लोगों को पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो अनसिक्योर्ड माना जाता है। बैंकिंग हिस्ट्री में या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड मानते हैं, कि हमने किसी अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड इशू किया कि आप 20,000 तक का या 50,000 रुपए तक की जो परचेजिंग है वो कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर माना गया है, क्योंकि बाय परचेज अभी, और मतलब बाय अभी और पे लेटर। ठीक है। बाय नाउ एंड पे लेटर। तो इसमें क्या है कि अभी परचेज कर लिया उसने, पैसा हमारा उसने खत्म कर दिया, वो हमारे बैंक ने उसको 20,000 रुपए एडवांस में दे दिया, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो कभी चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, चुका सकेगा या नहीं चुका सकेगा, ये कंडीशन नहीं है। उसके लिए कोई मॉर्गेज नहीं रखा है, कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई है बैंक की तरफ से, तो वो क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल लोन। जो सिग्नेचर बेस्ड लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं। पर्सनल लोन बेसिकली सिग्नेचर के ऊपर लिए जाते हैं, पर्सनल गारंटी के ऊपर ली जाती है। ठीक है। आपसे सिग्नेचर करा लिया, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया है, सिग्नेचर बेस्ड लोन है, कोई मोर्गेज नहीं होता है, वो भी बैंक अनसिक्योर मानती है। थर्ड होता है पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट।
तो बेसिकली पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी टाइप में, या पर्सनल यूज के लिए व्हीकल्स हुआ, या और पर्सनल यूज में कोई छोटी मोटी और टाइप की चीजें हो गई जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और पर्सनल यूजेस के लिए, पर्सनल नीड के लिए बैंक से लेता है। उसमें भी कोई स्पेशली मॉर्गेज नहीं होते हैं, स्पेशली कोई सिक्योरिटीज नहीं होती है, तो वो अनसिक्योर एडवांस या अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में होता है। लास्ट होता है स्टूडेंट लोन। स्टूडेंट लोन का मतलब है एजुकेशन लोन। तो स्टूडेंट कौन है पे करने के लिए? नहीं है एलिजिबल। बैंक क्या करती है कि स्टूडेंट को एमबीए करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए लोन दे दिया। अब आईआईएम अहमदाबाद से कोई लोन एमबीए कर रहा है स्टूडेंट, और वो बैंक ने उसको 80 लाख रुपए की, अपने 50 लाख रुपए की बैंक ने उसको लोन सेंक्शन कर दिया। अब वो एमबीए के थर्ड सन में फेल हो गया, सिक्योर्ड है? चुक सकता है बैंक का लोन? नहीं चुक सकता। बैंक उसको फर्स्ट सेमेस्टर में या ट्वेल्थ में सिलेक्शन के बेस पे उसको लोन सेंक्शन कर देती है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में वो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितनी बैक होंगी उसकी, और फोर्थ सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कब वो लगेगा कब वो नहीं लगेगा, उसके लिए कोई भी मॉर्गेज नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है स्टूडेंट लोन के लिए। इसलिए स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन भी अनसिक्योर्ड एडवांसेस होते हैं, अनसिक्योर्ड कैटेगरी ऑफ लोन होती है बैंक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवांसेस। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवांसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, वो है डिमांड लोन फर्स्ट। तो डिमांड लोन की बात करें, डिमांड लोन का मतलब होता है कि अपने बैंक से कोई भी जो इंडिविजुअल है वो लोन ले लेता है, या कोई भी इंडस्ट्री है वो लोन ले लेती है। और इसमें जो अपने डिमांड लोन जो होता है, बेसिकली उसमें डिमांड का ही पूरा प्रोसेस होता है कि कभी भी बैंक ने डिमांड कर लिया, कस्टमर ने डिमांड कर लिया, उसको तुरंत जो लोन अमाउंट है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसमें कुछ भी अमाउंट बैंक अपने पास रखती नहीं है एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या कुछ भी जो बोरोवर होता है उसने जितना डिमांड किया है उसको डिमांड किया जाता है। और अगर उसकी लास्ट में, अगर उसकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट है और लास्ट में भी उसकी 2 इंस्टॉलमेंट बच गई है, तो पूरा लोन उसका ड्यू माना जाता है। इसमें एक शर्त ये होती है डिमांड लोन में कि लास्ट की अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 20,000 के पे नहीं की तो 20,000 माने जाएंगे। आपका 5 लाख का लोन था तो 5 लाख ही ड्यू माने जाते हैं, अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं की तो। सेकंड होता है टर्म लोन। टर्म लोन में डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म। ये 3 तरह के लोन होते हैं इसमें। तो जैसे कि अगर अब हम बात करें कि शॉर्ट टर्म होते हैं 3 साल के, मिड टर्म होती है 3 से 5 साल की, लॉन्ग टर्म होती है 5 साल से ऊपर की जो टर्म्स होती है, कोई 15 साल के लिए लेता है, कोई 20 साल के लिए लेता है। तो ये टर्म लोन होता है। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को सभी को पता ही है कि ये करंट अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। करंट अकाउंट पे बैंक ओवरड्राफ्ट की आपको फैसिलिटी देती है, स्पेशल ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होती है। ठीक है। हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवांस है वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब नगद उधार के रूप में बैंक पे करती है। ठीक है, नगद भी उधार देती है, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे खर्चों के लिए भी बैंक क्रेडिट इशू कर देती है, दे देती है। बिल से डिस्काउंटेड। बिल से डिस्काउंटेड का मतलब अगर हम बेसिकली बात करें तो जैसे कि बैंक पहले पे कर देती है आपके लिए, और उसके बाद में पार्टी को मतलब एडवांस में पे कर दी, और आपसे बैंक बाद में लेती रहती है। कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक देती है ये फैसिलिटी, जो जिनका करंट अकाउंट होता है उनको बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है बिल से डिस्काउंटेड की, कि बैंक बिहाफ ऑफ यू उनको एडवांस पे कर देती है। आपने कोई चेक दिया, आपने कोई चिट्ठी दी, आपने कुछ लिख के दिया, आपने हुंडी दी, आपने एक्सचेंज बिल्स दिए, आपने डिस्काउंटेड बिल्स भी इसको बोलते हैं वो दिए आपने, तो बैंक क्या करेगी, एडवांस में उसको पे कर देती है। आप बाद में उस बैंक अकाउंट में डालते रहेंगे, बैंक अपना बाद में आपसे वसूलेगी, पहले बैंक आपके कहने पे कर देती है, उसको बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब होता है कि कंज्यूमर के लिए छोटे छोटे जो भी उनके खर्चे होते हैं, टीवी के, एसी के, फ्रिज के, मशीन के, व्हीकल के, उनके लिए कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड कराना, उपभोक्ताओं का क्रेडिट प्रोवाइड कराना। जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं, या आपको एसी के लिए, फ्रिज के लिए जैसे बजाज आपको ऑफर करती है, बजाज फाइनेंस कंपनी है, या और छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो आपको ऑफर करती है कि गाड़ी ले लो, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, टीवी ले लो इंस्टॉलमेंट पे। तो ये सारा कंज्यूमर क्रेडिट के अंतर्गत आता है। ठीक है।
लास्ट इसमें है लोन अगेंस्ट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। लोन अगेंस्ट ट्रस्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी प्रीमियम की जो वो होती है अपने रिसिप्ट, ठीक है। इसके अलावा आपने और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिपॉजिट्स होते हैं जो आपके पास है अवेलेबल, या गोल्ड की आपके पास में कोई स्लिप है जो आपके पास में गोल्ड ऑलरेडी आपका जमा है उसके ऊपर, तो फिक्स डिपॉजिट और एलआईसी सर्टिफिकेट, रिसिप्ट, ये सब ट्रस्ट सर्टिफिकेट बोले जाते हैं। इनको ट्रस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं कि आपका पैसा बैंक के पास जमा है एफडी के रूप में या एलआईसी के रूप में, और इन सर्टिफिकेट को गिरवी रख के, मोर्गेज रख के बैंक आपको इनके बिहाफ पर लोन दे देती है। आपने सुना होगा कि मैंने एफडी जमा करा रखी है और एफडी की तुलना में मैंने इतना लोन ले लिया, या मेरी एलआईसी है तो एलआईसी के ऊपर भी मैं लोन ले सकता हूँ। तो ये फैसिलिटीज को बोलते हैं, ये एडवांसेस को बोलते हैं लोन अगेंस्ट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। अगला आता है इसमें एडवांस अगेंस्ट वेरियस सिक्योरिटीज, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट अगर वेरियस, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? एम आई ऑडिबल? विजिबल नहीं है? मैं दोबारा विजिबल करता हूँ। विजिबल है? अब शो हो रही है? ओके, स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल? ओके। एडवांस अगेंस्ट वेरियस सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो गुड्स, गुड्स के लिए आपको दिया जाता है वेरियस सिक्योरिटीज में। देखिए मैंने आपको दूसरी सिक्योरिटीज बताई इसमें, एडवांस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवांसेस बताइए आपको कि कौन कौन सी होती हैं। और ये एडवांस अगेंस्ट वेरियस सिक्योरिटीज, किस सिक्योरिटीज के थ्रू आपको एडवांस दिया जा सकता है, आपको लोन दिया जा सकता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक तो गुड्स, ठीक है। जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनको उनके माल के एवज में भी लोन दिया जाता है कि अगर वो अपना माल शो कर दें और उस माल को देखने के बाद में कंपनी अपने उसको अधिकार में, बैंक अपने उसको अधिकार में ले सकती है उस माल को, उस माल के एवज में, और आपको बैंक जो है वो लोन सैंक्शन कर देती है, ठीक है। सेकंड है उसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो कई बार ऐसा माल होता है जो इसको बैंक अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकती। मान लीजिए कि पोर्ट पे आपका कोई कंसाइनमेंट उतरा है किसी कंपनी का, और वो इतना बड़ा है कि उसको बैंक अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पा रही है, उस माल को अपने अंडर में नहीं ले पा रही है, तो उसके एवज में बैंक लोन कैसे दे? तो उस माल को यूज करने का जो टाइटल है, जो उसका डॉक्यूमेंट है यूज करने का, उसको बैंक अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, उसके लाइसेंस को या उस माल के रिटर्न में ले लेती है कि भाई ये इस कंपनी का माल है और इस रेट का माल है, इतनी यूनिट है, और इसको बैंक को मैं हैंड ओवर करता हूँ और इसके बदले में इतना लोन लेता हूँ। अगर मैं नहीं चुका पाऊंगा तो बैंक इसको जब्त कर लेगी, ले लेगी। तो टाइटल ऑफ गुड्स के डॉक्यूमेंट लेने के बाद में भी बैंक उनको लोन दे देती है, ठीक है, समझ आया? फिर इसके बाद में हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज का मतलब होते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के जो आपको इशू लेटर होते हैं, अलॉटमेंट लेटर जो होते हैं शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स के, या डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के, या डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के, जो शेयर मार्केट के जो आपको लेटर होते हैं अलॉटमेंट के, उनको गिरवी रख के, मोर्गेज रख के बैंक आपको लोन दे देती है। फिर आते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब होता है ये अपने जो लैंड, बिल्डिंग, ये संपत्ति, फ्लैट, मकान, ये टाइप की जो रियल एस्टेट जो अपनी एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, इसके अगेंस्ट भी इसकी सिक्योरिटी लेके और बैंक आपको लोन दे देती है। फिर आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैंने आपको बताया था कि अगर एलआईसी पॉलिसी है आपको, तो उसकी वैल्यू करने के बाद में बैंक उसकी तुलना में भी आपको लोन दे देती है। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, तो फिक्स डिपॉजिट की जो रिसिप्ट है कि भाई आपकी 5 लाख रुपए की एफडी है किसी बैंक में, तो उसके एवज में आपको 3 लाख रुपए का बैंक, 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म में आपको लोन दे देगी, सैंक्शन कर देगी। फिर होती है बुक डेप्ट। जो बुक डेप्ट हैं आपके, उसकी एवज में भी बैंक आपको लोन दे देगी। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक आपका डॉक्यूमेंट हो गया, एक सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है बेसिल अकॉर्ड्स। देखिए हमने थर्ड यूनिट का मोस्ट ऑफ पार्ट कवर कर लिया है,
और अब हमारे पास 30% पार्ट बचा है जिसको बोलते हैं बेसिल अकोड। और बेसिल अकोड कंप्लीट होने के बाद में आपकी ये यूनिट कंप्लीट है। और अभी आपके 15 मिनट बचे हुए हैं, मैं 15 मिनट में आपको बेसिल अकोड्स करा दूंगा कंप्लीट। डोंट वरी, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कर लिया और बहुत इजी गोइंग कर लिया, बहुत आराम से कर लिया है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बेसिल अकोर्ड्स की बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं बेसिल अकोर्ड्स के लिए, बेसिकली इस पे से एक क्वेश्चन आ सकता है और इसकी टर्म्स को समझने के लिए तो वो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पीपीटी शेयर करने लायक है ही नहीं जो मैं शेयर करूं। ये एक नॉर्मल सी मैंने वैसे ही बनाया हुआ है डेली बेसिस पे, और आपको अच्छी सी बना के दे देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे किसी ग्रुप में, मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर ऑनलाइन भी हो सकेगा तो मैं सेंड कर दूंगा। 1 मिनट स्टूडेंट। जी सर। सर मैंने वो सेंड कर दिया था आपको जो एम कॉम का था। नहीं सर, मेल एड्रेस पे। जी सर। सो स्टूडेंट्स, बेसिल अकॉर्ड्स जो हैं, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, ओके। शो हो रही है ना आपको? ये ग्रुप अभी मुझे लिंक भेज देना, मैं कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप मेरे मेल एड्रेस पे सेंड कर देना। मैंने कल मेरा मेल एड्रेस शेयर किया था, pankaj@raj@gmail.com। इस पे आप सेंड कर देना। व्हाट्सएप का जो भी ग्रुप है या जो भी एडमिन नंबर है, मैं उससे जुड़ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे इसमें बात करता हूँ बेसिल अकॉर्ड्स की। बेसिल फर्स्ट जो है, बेसिल अकॉर्ड्स का मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको पूरे इंटरनेशनली बैंक फॉलो करे फॉर लोन एंड एडवांस देने के लिए। ठीक है, आगे अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिल फर्स्ट, बेसिल अकॉर्ड में 3 बेसिल आए थे, बेसिल फर्स्ट, बेसिल अकॉर्ड सेकंड एंड बेसिल अकॉर्ड थर्ड। ठीक है, तो बेसिल अकॉर्ड फर्स्ट की बात करें तो इनको आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझिए। अकॉर्ड्स का मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बेसिल फर्स्ट इज a set of international banking regulations। इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं। आप अब ग्रुप में मैसेज मत डालो। ठीक है, और इस पे फोकस कर लो, 10 मिनट बचे हैं, इसको पढ़ लो, फिर इसके बाद में डाल देना मैसेज। ठीक है, बेसिल फर्स्ट इज द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एक होता है, एक एडवाइजरी होती है, और पुट फोर्थ बाय बेसिल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, BCBS, बेसिल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, BCBS, ये इसकी फुल फॉर्म है, बेसिल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। ठीक है, BCBS की इन्होंने इसको बनाया था जिसको बोलते हैं बेसिल अकॉर्ड्स, जो कि इंटरनेशनली बैंकिंग रेगुलेशन कहलाता है। इसमें किससे रिलेटेड था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द गोल ऑफ मिनिमम क्रेडिट रिस्क, बहुत कम क्रेडिट रिस्क, बहुत कम उधार देने की रिस्क के साथ में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें। इंटरनेशनली ऑपरेटेड बैंक मेंटेन ए मिनिमम अमाउंट कैपिटल। इंटरनेशनली जो बैंक है ऑपरेट होती है, उसको मेंटेन करना चाहिए कितना मिनिमम अमाउंट, कम से कम 8%, 8% ऑफ टोटल उसका टर्नओवर का 8% उसके पास कैपिटल होनी चाहिए। BCBS फाउंडेड इन 1974, 1974 में BCBS की खोज हुई थी, फाउंड किया गया था। जो बेसिल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन है, BCBS, वो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज एन इंटरनेशनल फोरम वेयर मेंबर कुड कॉपरेट ऑन बैंकिंग सुपरविजन मैटर्स। ये एक इंटरनेशनली फोरम है जिसमें जो इसके मेंबर्स हैं, जो कि कंट्रीज होती हैं, बैंक होती हैं, वो कॉपरेट करते हैं बैंकिंग सुपरविजन के मैटर पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ।
नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं बेसिल अकॉर्ड की, बेसिल फर्स्ट की। तो इसका जो एम होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंप्रूविंग सुपरवाइजरी है, क्वालिटी ऑफ बैंकिंग होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, रेगुलेशंस नॉन एज अकॉर्ड्स, इसके जो रेगुलेशंस हैं उनको अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। बेसिल फर्स्ट वाज फर्स्ट अकॉर्ड इशू इन 1988, ठीक है, 74 में बना था। और इसके बाद में 1988 में इन्होंने फर्स्ट बेसिल अकॉर्ड इशू किया था, ठीक है, बीसीबीएस ने। बीसीबीएस 1974 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और फर्स्ट बेसिल अकॉर्ड कब इन्होंने किया, रूल्स एंड रेगुलेशन 1988 में। अब इनको कितने साल लगे अकॉर्ड्स बनाने में, रूल्स बनाने में, ये देख लो। फिर इसके बाद में मेन फोकस क्रेडिट रिस्क पे था, कि उधार देने की जो रिस्क होती है उसको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से कम किया जाए, वो इसमें बात थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें लोन एंड एडवांस जो देते थे, वो अगर कोई लेके भाग गया तो भाग ही गया, वो नहीं चुका रहा तो नहीं चुका रहा, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से बैंक में एनपीए बढ़ता जा रहा था। इंटरनेशनली लेवल पे ये बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कि लोग पैसा ले रहे थे लेकिन चुका नहीं पा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए इंटरनेशनली लेवल पे क्या किया जाए, वो इन्होंने फोकस करके बीसीबीएस ने 1988 में बेसिल फर्स्ट को इंट्रोड्यूस किया, मिनिमम क्रेडिट रिस्क के लिए। इसमें मार्केट रिस्क अमेंडमेंट्स कैपिटल अकॉर्ड्स इन 1996 व्हिच कम इनटू इफेक्ट इन 1997। बेसिल अकॉर्ड्स ने जो रूल्स रेगुलेशंस दिए थे 1988 में, उनमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, वो 1996 में किए गए थे, जो कि इफेक्ट में आए थे 1997 में। ये याद रखना कि 1988 में जो रेगुलेशंस दिया था उसको भी अमेंडमेंट किया गया, वो 1996 में किया गया, जो कि अमेंडमेंट इफेक्ट में आए थे 1997 में। इसके बाद में बात करते हैं फीचर ऑफ बेसिल फर्स्ट। ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल है, रिस्क वेटिंग है, टारगेट स्टैंडर्ड रेशियो है, एंड ट्रांजिशनल एंड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट है इसके। इसको आप अगर पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं, बट ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फीचर नहीं है। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, अमेंडमेंट मींस चेंजेस होते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल की अगर जैसे बात करें, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल के बारे में। कि इन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल की बैंकिंग सिस्टम में लोन देने से पहले दो लेयर होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट लेयर को बोलेंगे टायर फर्स्ट, एंड सेकंड लेयर को बोलेंगे टायर सेकंड, टू, टायर टू, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर है वो कम से कम 50% होना चाहिए टोटल कैपिटल का, जिससे कि अगर आपके लोन जो है रिटर्न वो वापस नहीं आ रहे हैं, आपकी क्रेडिट रिस्क बढ़ रही है, तो आप उसको सहन कर सको, उसको वेटेज कर सको, इसके लिए मिनिमम 50% कैपिटल आपके रिक्वायर होनी चाहिए एज ए टायर वन लेयर। एंड टायर टू लेयर में आपके पास में रनिंग कैपिटल होनी चाहिए। इस टाइप से इन्होंने कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल को डिस्क्राइब किया, जो मैं आपको शेयर करूंगा पीपीटी या नोट्स जो भी शेयर करूंगा यूनिट सर से, उसमें इसकी आपको डेफिनेशन पूरी मिल जाएगी। अभी हम आगे वाले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, इसमें मिल जाएंगे चारों के चारों पॉइंट में। रिस्क वेटिंग का मतलब है कि रिस्क के लिए उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए थे, कि 88% मिनिमम कैपिटल टोटल टर्नओवर का होना ही होना चाहिए बैंक के पास में, इस टाइप से, ठीक है। आगे है इसमें बेसिल सेकंड। बेसिल सेकंड की बात करें तो इट इज द रिजल्ट ऑफ टू टो ट्रिगर्स, ठीक है। ये क्या उल्टा हो गया, क्या टू ट्रिगर्स है? इट इज द रिजल्ट ऑफ टू ट्रिगर्स, एंड टू ट्रिगर्स में अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रिगर है द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 90, एंड सेकंड जो है इसमें
वो है क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिल फर्स्ट। तो बेसिल टू की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिल टू की जरूरत पड़ी बेसिकली इसलिए कि एक तो 1990 में यानी 1990 में बैंकिंग क्राइसिस आए, जिसमें काफी सारे बैंक डूबे थे और काफी सारे बैंक की जो क्रेडिट कंडीशन थी वो काफी डाउन हो गई थी, और दे आर नॉट केपेबल टू पे द डिपोजिटर्स मनी रिटर्न। ठीक है, उनको वापस नहीं दे पा रहे थे वो पैसा, उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, काफी बैंक थे जो बैड डेब्ट्स में आगे डूब गए थे वो था। और सेकंड इसका रीजन था क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिल फर्स्ट। तो बेसिल फर्स्ट की जो क्रिटिसिज्म हुई, क्रिटिसाइज किया गया बेसिल फर्स्ट को कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये चीजें नहीं आई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए बेसिल सेकंड को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बेसिल सेकंड के बारे में इसमें जो चीजें हैं वो है कि इन 1999 में बेसिल कमेटी प्रपोज ए न्यू फॉर मोर थ्रो थ्रो कैपिटल एडिक्वेंसी अकॉर्ड्स। एक नया अकॉर्ड 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया बेसिल सेकंड अकॉर्ड के नाम से। इट इज रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ बेसिल फर्स्ट। ये बेसिल फर्स्ट का रिवाइज फ्रेमवर्क था, जिसमें कुछ एड ऑन किए गए, कुछ नई चीजें जोड़ी गई, एंड कैपिटल का जो स्ट्रक्चर था उसको बढ़ाया गया कि किस टाइप से कैपिटल के जो पहले 50% की एक लेयर बनाई गई थी कि इतना तो रिस्क बेयरिंग करने के लिए इतना होना चाहिए, 8% ऑफ टोटल कैपिटल वैल्यू होनी चाहिए, टर्नओवर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें थी जो इसमें डिसाइड की गई थी। जी सर। क्लास, ऑनलाइन क्लास। तो ये सारी चीजें जो उसमें डिसाइड की गई थी, इन चीजों को इम्प्रोवाइज किया गया, इनको इनको इम्प्रूव किया गया, और इसमें नई चीजें 1990 के क्राइसिस को देखते हुए जोड़ी गई थी। कुछ इसमें सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए थे अकॉर्डिंग टू बैंक्स एंड अकॉर्डिंग टू लोन एंड एडवांस देने के हिसाब से। ठीक है, द न्यू फ्रेमवर्क वाज डिजाइन टू improve द वे रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग रिस्क ऑफ एड्रेसिंग रिसेंट फाइनेंशियल इनोवेशंस। नए फाइनेंशियल इनोवेशंस को देखते हुए इसमें रिस्क को कम करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी उनको नयों को रेगुलेट किया गया, नए टर्म्स एंड कंडीशंस को जोड़ा गया। ठीक है, होल्डिंग चल रही है। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क फोकस ऑन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन रिस्क मेजरमेंट एंड कंट्रोल। इस जो इंप्रूवमेंट था बेसिल जो सेकंड था, इसका मेन फोकस था बेसिकली रिस्क मेजरमेंट में कि कितनी रिस्क हो सकती है इस लोन को दिए जाने में, इस सेक्टर को, इस सेगमेंट को लोन दिए जाने में, और इसको कैसे कंट्रोल करें, इन चीजों पर। सेकंड था बेसल सेकंड के जो पिलर्स हैं वो तीन पिलर थे इसमें, बेसिकली तीन इनके मेन इन्होंने अपने पिलर्स बनाए थे एक तरीके से, कि एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सेकंड रेगुलेटर बैंक इंटरेक्शंस, ठीक है, और थर्ड है बैंकिंग सेक्टर डिसिप्लिन। एक्चुअल क्या है, ये रेगुलेटर नहीं होगा, रेगुलर बैंक इंटरेक्शन होगा। और फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए लोन देने के लिए, एडवांस देने के लिए, और कितना परसेंट उसका होना चाहिए लोन एंड एडवांस के तौर पे। ये इन्होंने फर्स्ट पिलर में डिस्क्राइब किया, जो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें मिल जाएगा। सेकंड है कि रेगुलर बैंक इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में बैंक्स का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 1999 में बैंकों का आपस में कनेक्शन बहुत पुअर था। ठीक है, ब्रांचेस का तो दूर की बात है, बैंकों का भी बहुत पुअर था। थर्ड पुअर था। थर्ड जो है वो बैंकिंग सेक्टर का डिसिप्लिन मेंटेन करने की है, कि बैंकिंग सेक्टर को लोन एंड एडवांस देते हुए अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में टर्म एंड कंडीशंस को मैच करना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि एक बैंक आपको काफी कम रेट पे इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करा रहा है और एक बहुत ज्यादा पे, तो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए। थर्ड था अमेंडमेंट इन बेसिल सेकंड। फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आए थे एंड 8 में आए थे। सब जानते हैं कि मंदी जो आई थी, वैश्विक मंदी, जो सुना होगा आपने कभी, आप उस समय बच्चे थे शायद, सुना होगा वैश्विक मंदी आई है, वर्ल्ड वाइड जो अपने क्राइसिस हुए थे फाइनेंशियल, उसमें 2007 एंड 8 के बाद में एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ बेसिल सेकंड एंड अमेंडमेंट्स मेड इन 2009। तो 2009 में बैंक के कंडीशंस को देखते हुए और उस मंदी की वजह से जो बैंक जो प्रभावित हुए, और जो बैंक में जो क्रेडिट की वो बढ़ी, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो डूबी होंगी।
और उन यूनिट्स का लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ है तो उन्होंने बैंक को लोन वापस नहीं दिए होंगे और काफी ज्यादा उनका एनपीए बढ़ गया होगा, बैड डेब्ट्स बढ़ गए होंगे, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया होगा। तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल क्राइसिस में सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? बैंक का। तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बैंक इस कंडीशन में कैसे बचे, उन्होंने बेसिल सेकंड को अमेंडमेंट किया 2009 में। बेसिल थर्ड आता है, बेसिल थर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑन कैपिटल लिक्विडिटी। बेसिकली कैपिटल लिक्विडिटी जो मैंने आपको वर्ड समझाया था कि कितनी कैपिटल लिक्विडिटी के रूप में बैंक के पास मौजूद होना चाहिए ताकि डिपॉजिटर या इन्वेस्टर जब बैंक से पैसा मांगे सडनली तो बैंक उसको प्रोवाइड करा सके, और कंटिन्यू में शॉर्ट टर्म लोन्स देने चाहिए बैंक को ताकि पैसा जाता रहे आता रहे। बैंक के पास में एक फंड मौजूद होना चाहिए, लिक्विडिटी फंड, जो हमेशा बैंक के पास होना चाहिए कम से कम उन चीजों की पूर्ति के लिए। ये सडन जो एक्सपेंसेस है या डिजास्टर है या क्राइसिस है उनको फेस करने के लिए बैंक के पास में लिक्विडिटी फंड होना चाहिए। तो इट वर्क ऑन कैपिटल लिक्विडिटी। सेकंड, लिक्विडिटी रेट्स क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। लिक्विडिटी कवरेज रेशो कि कितनी लिक्विडिटी कवरेज होनी चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए। नेट स्टेबल फंडिंग रेशो क्या होना चाहिए। कैपिटल रूल्स क्या होने चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की कैपिटल की उनकी लेयर्स होनी चाहिए, कितना उनको अपने पास रखना चाहिए, सीआरआर कितना होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है बैंक में। एंड कंट्री क्राई लेवल बफर लेवल में शायद कोई प्रॉब्लम है, ये बफर कितना होना चाहिए। ये बैंक के डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड एडवांस देने की टर्मोलॉजी है, ठीक है। फोर्स लीवरेज रेशो कितना होना चाहिए। एंड कंक्लूजन बैंक का बेसिल थर्ड में कंक्लूजन भी था कि किस तरह से हमने इसको मॉडिफाइड किया है और किस तरह से बेसिल थर्ड से हमने इनको अमेंडमेंट किए हैं और किस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो सकते हैं लोन एंड एडवांसेस के परस्पेक्टिव से, क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बेसिल अकॉर्ड्स, लास्ट जो इसका आज का बेसिल अकॉर्ड्स का जो टॉपिक है मेन, जिसको हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कि लोकल एक्सपर्टाइज ओवरलुक्स बाय बेसिल अकॉर्ड। कैसे? देखिए, बेसिल अकॉर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे है। अब साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन है जमीन पे उस क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग, इंडिया में क्या कंडीशन है, बांग्लादेश में क्या कंडीशन है, एशिया में क्या कंडीशन है, यूएसए में क्या कंडीशन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस हैं लोकल के अकॉर्डिंग, लोकल एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया में कोई रूल्स रेगुलेशंस किसी एक हिस्से पे लागू होता है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे हिस्से पे भी लागू हो उधार देने के मामले में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में व्हीकल लोन लोन ज्यादा पॉपुलर है, साउथ इंडिया में बोट लोन ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो आजीविका है, उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो खाना पीना है, जो उनकी डेली की जो इनकम सोर्सेज है वो बोट रिलेटेड है। वो समुद्र में जाते हैं, मछलियां लाते हैं, समुद्र में सीप मछली मोती दुनिया भर की चीजें आइटम्स हैं, उनकी बेस पे उनकी लाइफ स्टाइल है एंड उनकी जीविका है, उनकी इनकम सोर्सेज हैं, वो उससे रिलेटेड है। तो उनको बोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो क्रेडिट रिस्क और जो टर्मिनोलॉजी या टर्म्स व्हीकल लोन पे लागू होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्रेडिट रिस्क के मामले में बोट लोन पे भी इम्प्लीमेंट हो सेम इज वे में, ठीक है। इंटरनेशनली साउथ अफ्रीका अलग करता है, इंडिया अलग सेगमेंट में है, यूएसए अलग, मतलब डेवलप्ड कंट्री एंड जो प्रोसेसिंग में है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस है। दोनों की रेट्स में, दोनों के क्रेडिट रिस्क में, दोनों के क्रेडिट रिटर्न में काफी डिफरेंसेस है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिटेशंस थी बेसिल अकॉर्ड की कि ये सारी जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था पूरे प्रॉपर तरीके से। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अधिकतर कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होनी चाहिए थे, जो कि नहीं था। सेकंड, नेशनल कॉम्पिटेंसीज इग्नोर्ड। तो सबकी अप्राकृतिक प्राकृतिक रूप से जो कॉम्पिटेंसीज थी, जैसे स्विट्जरलैंड है, मान लो रशियन है, मैं आप रशिया की बात करूं तो रशिया में मान लीजिए आप पूरे साल के 12 महीनों में से 10 महीने या 11 महीने पूरे वहाँ एकदम चिल्ड वेदर रहता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ रहती है, और फ्रीज हो जाते हैं बहुत सारे उनके अपने सिटी, बहुत सारे फ्रीज हो जाते हैं 6 महीने के लिए। नॉर्वे में 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं। अगर हम बात करें कि अलग अलग देश के हिसाब से वहां की कंपिटेंसीज की बात करें तो उनको इग्नोर किया गया था बेसिल अकॉर्ड्स में। थर्ड, हम बात करें पोस्ट कंसिडरेशन आर इम्पोर्टेंट। अलग अलग देश में लोन देने की, एडवांस देने की जो लागत थी वो अलग अलग थी, वहां की रेट्स अलग थी, इंटरेस्ट रेट अलग थी। कहीं पे आपको बिल्कुल इजी गोइंग मिलता था
लोन एंड एडवांसेस, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयरिंग लोन एंड एडवांसेस होता था कि आपकी बहुत ज्यादा उसकी इंटरेस्ट रेट होती थी, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी। तो कॉस्ट कंसिडरेशन आज आर इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इसमें बेसिल अकाउंट्स में वो भी मायने नहीं रखते थे, वो उनको उनके ऊपर भी फोकस नहीं किया गया था। ठीक है, फिर आगे आती है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, बैंकों के आपस के जो कंपटीशंस थे या और दूसरे जो कंपटीशंस थे, अपने कम्पिटिटिव जो कंडीशंस थी नेशनल वाइज या इंटरनेशनली, उन सारी चीजों पर भी बेसिल अकाउंट्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए थे, इसलिए ये भी इसका एक लिमिटेड एरिया होता है। तो आज हमने लोन एंड एडवांस से रिलेटेड बेसिल अकाउंट्स को, बेसिल अकाउंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कंप्लीट किया है, एंड यूनिट थर्ड को हमने प्रॉपरली कंप्लीट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई हो आपके क्वेश्चन तो आप मुझे मेल पे या चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आज की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और जो यूनिट थर्ड से रिलेटेड कुछ पीडीएफ या है या कोई स्टडी मटेरियल टाइप में कुछ भी है, नॉर्मली मैं आपको स्कैन करके और ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, कल मिलते हैं।